आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। आज ईद पर भी हम लोग के साथ सब लोग ज्वाइन किए, उसके लिए थैंक यू। शुरू करने से पहले हम आपको अपने ग्रुप बी के बारे में थोड़ा बताना चाहते थे। तो बी या बहुजन इकोनॉमिस्ट हमने 2020 में शुरू किया था, और इसके शुरू करने के पीछे उद्देश्य ये था कि हमारे देश के जो बहुजन या जो पीड़ित स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म बन सके। हम चाहते थे कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है इकोनॉमिक्स और पॉलिसी जैसी फील्ड्स में, वो हम बढ़ा सकें। और उसके साथ साथ एक दूसरा उद्देश्य ये भी है कि हम इन फील्ड्स में जो चर्चा होती है, जो विचार होते हैं, उसमें भी अपने विचार आगे रख पाए। जो कि हमें लगता है कि जो विचारों को जितनी ज्यादा स्पेस नहीं मिलती। और उसी कारण हम कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज करते हैं। हमने लास्ट ईयर भी एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी थी। इस साल हमारी जो कॉन्फ्रेंस है वो हेल्थ सिस्टम पे, हमारी स्वास्थ्य प्रणाली के ऊपर है। और इस पे हमने कई अलग अलग सेशंस हम रख चुके हैं जून और जुलाई के महीने में। जैसे पोषण पर सेशन रखा था, माँ के स्वास्थ्य पर सेशन रखा था, कोविड-19 के अंदर जो मृत्यु दर है उस पर भी एक सेशन रखा था। आज जो हमारा सेशन है वो आशा वर्कर्स के साथ है। कोविड महामारी में उन्होंने पूरी स्वास्थ्य प्रणाली को संभाला था, और ये सेशन हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि उनके जो अनुभव हैं हमारे देश के स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में, उन पे थोड़ा और हम लाइट गेर सकें, हम थोड़ा उन पे अवेयरनेस क्रिएट करें और उनको थोड़ा बेहतर समझ पाएं। तो इसी के साथ मैं अपने पहले स्पीकर को बुलाना चाहूंगी। आज हमारे सेशन शुरू करने से पहले, कि हमारे आज 3 स्पीकर हैं, तो हम पहले तीनों स्पीकर से सुनेंगे 15 से 20 मिनट, और उसके बाद एंड में हमारे पास 10-15 मिनट थोड़ा सवाल जवाब के लिए टाइम होगा। तो आपको जो भी सवाल हैं वो आप चैट के अंदर डाल दीजिए, और उसमें एंड में वो सवाल हम अपने स्पीकर्स के साथ रख सकते हैं। हमारी पहली स्पीकर सुरेखा जी है, जो कि आशा वर्कर यूनियन और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस हरियाणा दोनों के अध्यक्ष हैं, और वे आशा की अखिल भारतीय समन्वय समिति की भी सदस्य हैं। सुरेखा जी, आपको बुलाना चाहेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं बहुजन इकोनॉमिस्ट को ये जो प्रयास है इसके लिए बहुत-बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ। और मैं अपनी तरफ से ये कहना चाह रही हूँ कि ये बहुत अच्छा एफर्ट है आप लोग जो कर रहे हैं, और इससे एक अवेयरनेस भी आ रही है। और बहुत सारे लोगों को जिनके पास मंच नहीं है अलग से अपनी बात रखने के लिए, उन लोगों तक हमारी बात भी पहुँच रही है, और बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है। अभी मैं आशा वर्कर्स के अनुभव के बारे में जब मैं बात करूँगी, तो हम ये देखेंगे कि पिछले 2 साल में आशा वर्कर्स ने जितना काम किया है फील्ड के अंदर, उसको हम अपने मुँह से कहें कि क्या हम लोगों ने काम कर दिया, उससे बेहतर ये है कि हम कोट करें कि किन-किन लोगों ने हमारे काम को रिकॉग्नाइज़ किया है। पिछले ही दिनों में ग्लोबल हेल्थ लीडर्स का अवार्ड मिला है आशा वर्कर्स को, भारत की आशा वर्कर्स को, और वो इसलिए दिया गया है डब्ल्यूएचओ द्वारा कि हमने जो भारत देश की 130 करोड़ आबादी थी, उस आबादी को सर्वे करने में, उन तक दवाइयाँ पहुँचाने में, उनको वैक्सीनेट करवाने के लिए जितनी मेहनत आशा वर्कर्स ने फील्ड में की है, और जिस तरह से इन तमाम प्रोग्राम्स को सफल बनाया है, वो काबिले तारीफ़ थे और काफ़ी आश्चर्यचकित कर देने वाले थे। सभी हमारी, यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि सरकार और जितनी एजेंसीज़ हैं हमारी, तब सबने थोड़ा हैरानी जताई थी इस बात पे कि हमने 130 करोड़ आबादी का सर्वे जो है 1 सप्ताह के अंदर करके दे दिया था, और हर सप्ताह हमने वो सर्वे करके दिया। हमने बताया कि कौन लोग जो है हाई रिस्क हैं, कौन संक्रमित हैं, या किन तक हम दवाइयाँ भी पहुँचा रहे थे, उनकी स्क्रीनिंग भी कर रहे थे। तमाम रिपोर्ट भी कंसोलिडेट करके हम डिपार्टमेंट को दे रहे थे। तो और उसके अतिरिक्त भी जो आशा वर्कर्स काम करती हैं स्वास्थ्य विभाग के अंदर, वो काफ़ी महत्वपूर्ण काम है। 2005 में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, वो शुरू हुआ था जिन उद्देश्यों के लिए। अब जो है आशा वर्कर्स का काम उन उद्देश्यों से भी बहुत आगे जा चुका है, और कई तरह के काम अभी सरकार ले रही है आशा वर्कर्स से।
और ये रोज नए-नए काम हमारे साथ आ रहे हैं, हम जद्दोजहद कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों के लिए। बहुत तरह के ऑनलाइन सर्वे, ऑनलाइन काम जो है हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, हम उसको ये कह सकते हैं। क्योंकि आशा वर्कर्स को जब हम सरकार से बात करते हैं, तो कहते हैं कि आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, आप इंसेंटिव बेस्ड एक्टिविस्ट हैं और आप वॉलंटियर्स हैं। तो आपका मर्ज़ी है, आप जिस काम को मन करेगा आप उस काम को करो, जिस काम का आपको इंसेंटिव्स चाहिए और जब इंसेंटिव नहीं चाहिए तो आप काम नहीं कर सकते हैं। अ, ये ऐसा बोलते हैं वो। लेकिन जब वो हमसे काम लेती है सरकारें, तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, किसी एक खास की नहीं। क्योंकि मेरे पास पूरे देश के एक्सपीरियंसेस हैं। या कहीं 19-20 होके और लगभग सब देश के सभी राज्यों के अंदर आशा वर्कर से एक तरह से ही काम लिया जा रहा है। और वो काम इतने ज़्यादा हैं, 40 काम तो पहले से थे, जच्चा-बच्चा की देखभाल से लेके प्लस पोलियो तक का और रूटीन इम्यूनाइज़ेशन का और तमाम तरह के ये जो काम थे उनको मिला के एंटीनेटल केयर के और पोस्टनेटल केयर के, उसके बाद होम बेस्ड जो हम केयर जच्चा और बच्चा की करते हैं उसके मिला के 40 काम पहले से आशा वर्कर्स के पास थे। इसके बाद हम जो हैं सर्वे कर रहे हैं बहुत तरह के जिसमें हम जो है नॉन संक्रमित डिजीज़ के अलग से सर्वे कर रहे हैं, संक्रमण फैलाने वाली जो बीमारियाँ हैं उनके अलग से सर्वे कर रहे हैं और तमाम तरह से हमें वो कहा गया कि टीबी के मरीजों की भी पहचान हम करेंगे, कैंसर के मरीजों की भी पहचान करेंगे, हम डायबिटीज़ के मरीजों की भी पहचान करेंगे और तमाम तरह से हम जो है अभी ये कह सकते हैं कि जो काम स्वास्थ्य विभाग के नहीं हैं, उन कामों को भी आशा वर्कर से करवाया जा रहा है। और एक हम ये कह सकते हैं कि सरकार को एक सर्वे करने के लिए कोई सर्वेयर चाहिए, तो उसको वो हर दिन के उसको 600, 700, 800 रुपए कम से कम या हो सकता है कि 1000 रुपए तक दिन के उसको प्रतिदिन के सरकार को पे करने पड़े और तब जाके जो है सरकार के वो तमाम सर्वे हो सकें और हो सकता है कि उसके बावजूद भी उनकी वो क्वालिटी ना आए। लेकिन आशा वर्कर से तमाम तरह के सर्वे अब विडो पेंशन का एक सर्वे चल रहा है हरियाणा के अंदर, उससे पहले दिव्यांगों के लिए उनकी जो पेंशन है उसकी वेरिफिकेशन का सर्वे चल रहा था, किसकी ठीक है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, किसकी नहीं ठीक है। तो ऐसे ही हम ये कह सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट से बाहर के काम हैं, वो भी आशा वर्कर्स के से आज के दिन लिए जा रहे हैं और हम प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं इस तरह से कि जब हम आवाज़ उठाते हैं तो कहा जाता है कि भई हम वॉलंटियर्स हैं, लेकिन हमसे काम एक एम्प्लॉयी की तरह से लिया जा रहा है। और जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं, बहुत सारे कामों को वो डिनाई कर देते हैं, वो करते नहीं हैं, तो वो काम भी आशा वर्कर्स पे थोपे जा रहे हैं। जब शुरुआत में आशा वर्कर्स लगी थी तब वो कम एजुकेटेड भी थी, तो उनसे अब वो सब ऑनलाइन काम और जो सर्वे की जो क्वालिटी चाहिए और जो क्वालिटी चाहिए वर्क में, उसके लिए बेइंतहा प्रेशर बनाया जाता है और कई हमारे पास ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि आशा खुद नहीं कर पाती, तो वो अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स को भी उसमें इन्वॉल्व करती है और उसके बदले में पाती हैं वो 5, 6, 7, 8 हज़ार रुपए महीने के। तो ये एक सीन है हम ये कह सकते हैं और जब क्योंकि हम सब जानते हैं कि आशा वर्कर सब महिलाएँ हैं, काम करने वाली, तो महिलाओं के एंगल से भी जब हम इस चीज़ को देखते हैं, तो हमें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तो पहली तो हम सरकार के नज़रिए पे ही सवाल उठाते हैं कि क्योंकि हम सब महिलाएँ हैं और ये हम एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि केयर का काम है, देखभाल का काम है जो हम कर रहे हैं और महिलाएँ घरों में भी देखभाल का काम करती हैं और उसके लिए कोई जो है हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था के अंदर उसकी कोई गिनती नहीं है, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। तो ऐसा ही वही लोग जो हैं सरकार में भी बैठे हैं उसी मानसिकता को लेके, तो उनको लगता है कि ये तो एक देखभाल का काम है, केयर का काम है, इस काम के लिए क्या पैसे होंगे और ये क्या इस काम की कोई तनख्वाह नहीं दी जा सकती है। तो पहला तो हम वहीं से इसको महसूस कर रहे हैं। उसके साथ-साथ फिर जो है सोशली भी हम जिस तरीके से हमें डोर टू डोर जाना पड़ता है, लोगों को अवेयर करना पड़ता है, तो उसमें हमारे कोविड के समय के भी एक्सपीरियंसेस हैं
कि हम कुछ दबंग लोगों के घरों पे जाके पर्चा चिपकाते हैं। मान लिया कि हम एक आशा वर्कर जो या तो क्लास एंगल से या कास्ट एंगल से किसी भी तरह से वो जिनके डोर पे जा रही है उससे कमतर है, तो उसके साथ जो व्यवहार होता है वो व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा है। और बहुत सारी जगह पे कोविड के दौरान हमारी आशा वर्कर्स को बहुत तरह के हमलों का सामना करना पड़ा और बहुत जगहों पे हमें मार-पिटाई का सामना करना पड़ा। वो उनके घरों पे जो क्वारंटीन रहने के लिए जो पर्चे चिपकाने थे, उसके लिए हमें मार-पिटाई का सामना करना पड़ा। और या स्क्रीनिंग करने गए हम उनकी या किसी भी तरह का सर्वे करने गए, तो कई तरह की मार-पिटाई का सामना करना पड़ा। कुछ जानकारियाँ हमने दे दी जो कि सही जानकारियाँ थी, विभाग हमसे माँग रहा था और हमें देनी थी, तो उसके लिए भी और ऐसे भी हमले हुए हैं, न केवल अकेले आशा वर्कर्स के परिवार पे भी हमले हुए, गंभीर चोटें आई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट तक रहना पड़ा। हम इसको कह सकते हैं कि फिज़िकल जो है बिल्कुल शारीरिक हमले हुए हैं आशा वर्कर्स पे और उसके साथ-साथ ही रूटीन में हम ये देखते हैं कि जो एक माइंडसेट है सोसाइटी का वो पुरुषवादी है। और हमें सब तरह के लोगों के साथ डील करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो हमें कई तरह की टीज़िंग का सामना करना पड़ता है। जब हम मरीज़ों को लेके जाते हैं एम्बुलेंसेज़ के अंदर ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हमारे पास आए कि हम जाते वक़्त तो मरीज़ और उसकी फैमिली हमारे साथ होती है एम्बुलेंस में, लेकिन आते वक़्त जब वो अकेले होते हैं, तो कई तरह की छेड़खानियों का भी सामना जो है हमें करना पड़ा। वहाँ हॉस्पिटल्स के अंदर भी कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक और एंगल इसमें मैं वो ये जोड़ना चाहती हूँ कि जब क्योंकि आज के दिन जो हमारी सोसाइटी के अंदर चल रहा है, जिस तरीके से एक नफ़रत का माहौल चल रहा है, वो रिलिजन धर्म को लेके भी वो नफ़रत आपस में 2 रिलिजन्स के बीच में भी फैलाई जा रही है, उसमें हम सब प्रभावित हो रहे हैं और वो कास्ट से भी फैलाई जा रही है काफ़ी ज़्यादा। और वो पहले से भी हमारी समाज के अंदर काफ़ी गहरी बैठी हुई हैं असल में वो चीज़ें और उनका सामना जब हम काम करते हैं फील्ड में तो हमें उनका सामना करना पड़ता है। मैं 100% नहीं कह रही हूँ लेकिन बहुत एक अच्छा खासा हिस्सा है ऐसा यदि आशा वर्कर एससी है, शेड्यूल कास्ट है और वो जाती है एक किसी के दरवाजे पे उसकी केयर के लिए, मरीज़ की केयर के लिए और वो अपर कास्ट हैं उनसे, तो वो अपने बच्चे को वज़न नहीं करने देंगे, उसका टेम्परेचर नहीं लेने देंगे। अ, तो इस तरह से वो कहेंगे कि इनको छूना मत, वो उसको बैठने के लिए नहीं कहेंगे अपने घर में या उसकी जो भी वो काम करने गई है, वो काम नहीं करने देंगे। ऐसा हमारे पास कई तरह के ऐसे-ऐसे अनुभव हमारे पास आए हैं और उनसे भी जद्दोजहद करते हुए जो है आशा आज के दिन फील्ड में काम कर रही हैं। और इसको हम एक पॉज़िटिव भी कह सकते हैं कि आशा सभी जातियों से हैं जो आपस में बहुत मिल-जुल के भी रहते हैं और बहुत मिल के आपस में काम भी करते हैं। लेकिन जो 2 आशा यदि अलग-अलग कास्ट की हैं और उनकी कास्ट में डिफ़रेंस ज़्यादा है, तो उनमें से किसी न किसी के परिवार वाले जो है ऑब्जेक्शन उठा देते हैं, ज़ाहिर तौर पे जो थोड़े दबंग होंगे वो पसंद नहीं करते कि जो है हमारे घर की जो मेंबर है वो उनके साथ उठे, बैठे, बात करे। तो ऐसी-सी भी चीज़ें साथ में हमारे इन तमाम एक्सपीरियंसेस के साथ में आ रही हैं। और एक अंतिम बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, सबसे निचले पायदान पे काम करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो सबसे निचले पायदान पे है, उसमें हम एक एएनएम से लेके और मिशन डायरेक्टर क्या स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री तक के जो है ऑर्डर हमारे पास आते हैं, हमें वो सब पूरे करने पड़ते हैं। हम आवाज़ उठाने में जो है इंडिविजुअली दबाया जाता है। हम आवाज़ कलेक्टिवली उठाते हैं, उसको आवाज़ को कलेक्टिव बनाने में हमें बहुत मेहनत और ताकत लगती है, लेकिन दबाया इंडिविजुअली दबाया जाता है और बहुत तरह के जो है प्रेशर आशा वर्कर्स हैं, वो फ़ील करती हैं। तो उसके अंदर तमाम तरह के डॉक्टर्स और सब आ गई। एक और भी एंगल है, वो एंगल ये है कि आशा कोई डॉक्टर नहीं है।
वो केवल उसका जो काम है, वो काम हमारे लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाना, उनको जागरूक करना और उनको जागरूक करके स्वास्थ्य के ढाँचे तक उनको पहुँचाना, यानी कि एक कड़ी का काम करती हैं। लेकिन स्वास्थ्य का जो हमारा ढाँचा है, वो हमारी ज़रूरतों के अनुरूप नहीं है। दवाइयाँ नहीं मिलती हैं लोगों को हॉस्पिटल्स के अंदर, डॉक्टर्स नहीं होते हैं जो कि इलाज कर सकें और इसकी वजह से उस खराब हालात स्थितियों की वजह से ही जो है मरीज़ को लौट के आना पड़ता है और प्राइवेट सेक्टर्स में जाना पड़ता है। अब तो जो नई स्वास्थ्य नीति आई है, उसके अंदर खुद सरकार ने ही कह दिया है कि वो के प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बढ़ावा देंगी और ये जो आयुष्मान भारत योजना है, ये भी हम कह सकते हैं कि ये उसी का हिस्सा है, एक तरह से प्राइवेटाइज़ेशन को बढ़ावा देने का। इसके भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं कि लोगों का इलाज इस आयुष्मान भारत योजना से नहीं हो रहा है। इससे बेहतर ये होता है कि अच्छे अस्पताल खोले जाते, जहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, वो डॉक्टर्स की कमी पूरी की जाती। लोगों के लिए दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाती, तो कहीं बेहतर तरीके से इलाज किया जा सकता था। और इसमें भी हम कास्ट एंगल से भी कह सकते हैं और हम क्लास एंगल से भी कह सकते हैं कि जो लोग डिप्राइव्ड हैं, जिनके पास आमदनी के कम से कम साधन हैं, आज वो लोग बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं और बहुत मुश्किलों से गुज़र रहे हैं। बीमार होने पे अपना इलाज करवाने में वो सक्षम नहीं हैं। बहुत बार वो कर्ज़ लेके इलाज करवाते हैं और फिर वो उस कर्ज को उतार नहीं पाते, उसकी वजह से वो बहुत तरह की तकलीफों का सामना करते हैं और बहुत बार जो हैं, वो बिना दवाई और बिना इलाज के मरने को मजबूर होते हैं। ये हमारे समाज में हमारी बिल्कुल आँखों के सामने हो रहा है, जिसको हम हर रोज़ देखते हैं और वो समझ में तो है, लेकिन इसको मुद्दा बनाना है, इसको उठाना है, तो वो हमारी पूरी सोसाइटी की एक कलेक्टिव वॉइस के ज़रिए ही ये काम हो सकता है। अकेले-अकेले कोई भी इस काम को नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत तरह की चुनौतियाँ और चीज़ें हमारे सामने हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। अ, धन्यवाद सुरेखा जी, आपने कई विषयों पे अपनी जो बात रखी है, हमें सुनकर काफ़ी कुछ समझने को मिला। जैसे लास्ट टाइम भी जब आप बोले थे, बिल्कुल वैसे ही। अब मैं हमारे दूसरे स्पीकर को बुलाना चाहूँगी। हमारी दूसरी स्पीकर हैं कमलेश जी, जो सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियंस के तहत आशा वर्कर यूनियन हरियाणा की प्रेज़िडेंट हैं। वो 2013 से कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए काम कर रही हैं और सामाजिक कार्यों में उनके सराहनीय योगदान के लिए उनको विभिन्न पुरस्कार भी मिले हैं। कमलेश जी। कमलेश जी। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी कमलेश जी, आ रही है। जी, नमस्कार जी। नम- सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे मौका मिला, जो हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां फैली हुई हैं उनको आप तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगी आपका। अ, सबसे पहला तो जो कन्या भ्रूण हत्या 2013 में की अगर हम बात करें, आवाज पता नहीं मेरी आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं, आ रही है हेलो। कमलेश जी। जी, हाँ आ जी, रही हाँ जी। है। जी। तो कन्या भ्रूण हत्या के बारे में अगर मैं बात करना चाहूंगी 2013 की, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। एक तरफ सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर पूर्ण रूप से अंकुश भी लगा रखा है, लेकिन जो मेरा उस टाइम का अ, माहौल मैंने देखा, जिस टीम को मैं लेके गई हुई थी, तो उससे मेरे को ये सीखने को मिला कि जो भी टीम तैयार कर रखी है कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, वही डॉक्टरों के साथ इन्वॉल्व होते हैं। मंथली देते हैं डॉक्टर, ऊपर तक स्टेट तक मंथली जाती है मैडम। तो कहने का मतलब ये है कि हम इतनी कोशिश करते हैं कि भी हम इसके ऊपर रोक लगाएं, लेकिन भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है कि हर इंसान, चाहे वो अ, अधिकारी लगा लो, सरकार लगा लो, 10% लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं और बाकी तो मतलब बुरा हाल है। क्योंकि जिस डॉक्टर को मैंने इतनी मेहनत करके पकड़वा, वही डॉक्टर बिल्कुल सरेआम घूम रहा है और उसको कोई सजा नहीं हुई। यहाँ तक भी मुझे धमकियां तक मिली। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी सीटू यूनियन का, जिन्होंने मेरे साथ खड़ा होके मुझे हौसला दिया और जो धमकियां आई उसका जी तोड़ जवाब दिया।
उसके बाद जितनी भी सामाजिक बुराइयां एक दहेज प्रथा भी है, हम उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जब हम डिलीवरी केस लेके जाते हैं तो हम देखते हैं मैडम, आज भी 2021 चल रहा है, 21वीं सदी में भी जब बेटी पैदा होती है तो खुश नहीं होते, और जब बेटा पैदा होता है तो खुश होते हैं। तो ये मानसिकता कैसे बनी हुई है, हम इसके ऊपर भी एक अपना अभियान चला रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर रेप के केस होते हैं। और दूसरी चीज दहेज प्रथा। जैसे ही बच्ची पैदा होती है तो माँ बाप के सामने एक बहुत बड़ा ये एक चुनौती होती है कि हमें पहले इसको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, फिर इसको दहेज देना पड़ेगा। तो ये एक मानसिकता बदलने के लिए हम एक कैंपेन चला रहे हैं गांव गांव जाके, और इसके खिलाफ इसके लिए भी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि भी हमें बेटा और बेटी में बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं करना है, और कन्या भ्रूण हत्या भी तभी रुकेगी जब हम इस चीज के ऊपर अंकुश लगाएंगे। तीसरी चीज, जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो काम कर रहे हैं, जैसे कमरेड सुरेखा जी ने बताया कि हमारे सामने बहुत सी सबसे ज्यादा चुनौतियां हैं आज के टाइम में, कास्टिज्म को लेके और इस हिंदुत्व को लेके। अभी अगर हम बात करें यहाँ के राजस्थान में जो ये घटना घटी है, इसके ऊपर भी हमें बहुत ही मतलब गहनता से अगर इसकी जांच की जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सरकार कर रही है कि आपस में मार काट मचवाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रही है, ताकि जो रोजगार है रोजगार से ध्यान हटा के इस चीज में लोग उलझ के रह जाएं। तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करके इसके लिए भी हम जागरूक करने का काम कर रहे हैं लोगों को, कि भी अपनी जाति से और धर्म से ऊपर उठ के हम एक भाईचारे के साथ रोजगार को, शिक्षा को बचाने का काम हम करें। अगर शिक्षा नहीं बचेगी, रोजगार नहीं बचेगा, हॉस्पिटल नहीं बचेंगे तो जिंदगी नहीं चल सकती। और दूसरी चीज, धर्म के नाम के ऊपर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये मंदिर मस्जिद, ये हमने बार बार लोगों को हम यही कहते हैं कि भी जब कोरोना आया तो कोरोना काल के अंदर जितने भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे, सबसे मेन तो मैं कहूंगी आशा वर्कर उसके अंदर बिल्कुल मेन कड़ी के रूप में थी, जिन्होंने इतनी चुनौतियों का सामना करते हुए एक भाईचारे के साथ एक अपना अच्छा कैंपेन चला के लोगों को बचाने का जो काम किया। उस टाइम जितने भी धर्म के ठेकेदार थे उन्होंने सब ने ताला लगा लिया था अपने मंदिरों के अंदर और सब के अंदर। उसके बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारा ये दुर्भाग्य है कि कहते हैं कि ताली और थाली बजाओ, फूल बरसाओ और कोरोना भाग जाएगा। ये एक जैसे हम बुखार होता है तो टेम्परेचर लेते हैं, इसी तरह से एक टेम्परेचर लेने का काम सरकार कर रही है कि कितने लोग हमारे देश के अंदर पढ़े लिखे हैं और कितने मूर्ख लोग हैं, ये छोटे छोटे टिप्स देके। लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस साइड गए, फिर लोगों को समझाने का काम किया। जब उनके ऊपर आई तो आज लोगों को ये चीज समझ आ चुकी है कि सिर्फ जुमलेबाज से और ड्रामे से हमारा देश नहीं चल सकता। हमें सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि शिक्षा, बच्चों को शिक्षित करना जरूरी है। तो शिक्षित कब होंगे? जब हमारे सरकारी स्कूलों का ढांचा मजबूत होगा। लेकिन सरकारी स्कूलों का हाल बुरा कर रखा है, प्राइवेटेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम देखते हैं यहाँ के बिल्कुल जिस एरिया में हम काम करते हैं, बिल्कुल स्लिम बस्ती में जो लोग रहते हैं उनका आज इलाज लेना बहुत दूभर हो गया है कि सरकारी हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी, डॉक्टर्स की कमी, पीएचसी सीएचसी के ऊपर हमारे कोई अल्ट्रासाउंड, कोई एक्सरे, कोई भी उपकरण नहीं। उसके लिए भी हमारी आशा वर्कर यूनियन बार बार सरकार को चिट्ठी लिख रही है, स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिख रही है कि भी इसके अंदर स्टाफ की भर्ती की जाए, ये उपकरण हमें दिए जाए। क्योंकि अगर हॉस्पिटल मजबूत नहीं होंगे तो बीमारी से हमारे देश के अंदर इलाज के अभाव में बहुत ज्यादा डेथ हो रही है। एक हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की कि जो कैंसर के से पीड़ित जितने भी लोग हैं उनके हमसे सर्वे करवाई गई कि जो 4 स्टेज का कैंसर पीड़ित होगा, एक बहुत बड़ी घोषणा कर रहे हैं, 4 स्टेज में जो कैंसर पीड़ित होगा उसको सरकार 2,500 रुपए मंथली पेंशन देगी। ये देखो कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है। पहली बात तो जो 4 स्टेज के अंदर कैंसर का पीड़ित पहुंच गया उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। दूसरी बात, 2,500 पेंशन का क्या मतलब बनता है? कैंसर का इलाज तो बहुत महंगा हो रखा है। हम ये मांग करते हैं, आशा वर्कर यूनियन ये मांग करती है कि अगर सरकार को सच में अच्छे से घोषणा करनी है, जनता की भलाई करनी है, तो जितने भी कैंसर पीड़ित लोग हैं उनका इलाज फ्री करवाया जाए और उनकी पेंशन की जाए। लेकिन नहीं, कुछ नहीं होना। इनकी जो नीतियां हैं वो बिल्कुल एक जलेबी की तरह होती हैं। समझ नहीं आती लोगों को कि ये नीति कहाँ से शुरू हुई, कहाँ जाके खत्म हुई। अभी फिलहाल का जो मुद्दा चला हुआ है 4 साल का जो आर्मी का,
उसके लिए भी हमारी आशा वर्कर बहनें बिल्कुल उसके अंदर बैठी हुई हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी एक ऐसी है जो पूरे देश को सुरक्षित हाथों में रखती है। चैन की नींद सोते हैं लोग, लेकिन उस आर्मी को भी कमजोर करने का ये सरकार काम कर रही है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अगर हमें इसके ऊपर रोक नहीं लगाई तो आने वाले टाइम में हमारे बच्चे बिल्कुल क्राइम के अंदर चले जाएंगे। अब भी नशाखोरी और क्राइम को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं गांव-गांव जाके, क्योंकि मैडम एक ये 1000 की पॉपुलेशन पे एक आशा वर्कर काम करती है, और वो आशा वर्कर एक मीडिया का भी काम कर सकती है, वो पत्रकार का भी काम कर सकती है, और वो लोगों को जागरूक करने में सबसे ज्यादा सक्षम है आज के टाइम में। क्योंकि एक 5 साल के बच्चे से लेकर 65 साल तक के जो परिवार में सदस्य है, सबके साथ उसका पूरा एकदम आत्मविश्वास बना हुआ है। क्योंकि 2005 में जब से इनको लगाया गया है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ मेहनत करके और लोगों के अंदर जो आत्मविश्वास जगाया है, हमारी आशा वर्कर की बधाई की पात्र हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, हमें खुशी इस चीज की है कि जो CITU की जो यूनियन हमारी है, उसमें हमें बहुत शिक्षित किया गया, जागरूक किया गया, हमें जीना सिखाया यहाँ तक। तो हम ये काम कर रहे हैं। और उसके बाद भ्रूण हत्या की तो अगर बात की जाए, भ्रूण हत्या के ऊपर जितनी हमने कोशिश की है, कुछ तो लगाम लगी है, लेकिन इसके अंदर जो इक्का दुक्का लोग जो लिंग जांच करवाते हैं, उनकी अनलिमिट फीस, कोई लिमिट नहीं है, और तरह तरह के अलग अलग तरीके से लोगों से पैसा ऐंठा जा रहा है। उसके अंदर में अगर बात करें तो कुछ अधिकारी भी शामिल होते हैं। एक आम आदमी सीधा जाके कहीं भी लिंग जांच आज के टाइम में नहीं करवा सकता। तो ये भी एक बनता हमारे, इसको सुधारने का काम हम करें। इसके लिए भी हम अपना एक कैंपेन चला रहे हैं, गांव-गांव जागरूक कर रहे हैं महिलाओं को भी, और गांव-गांव हम एक आम मोहल्लों में भी मीटिंग कर रहे हैं इस चीज को लेके कि भाई बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, बेटी को पढ़ाइए, शिक्षित कीजिए, उसको इतनी बोल्ड बनाइए कि उसको कल को डरने की जरूरत ही ना पड़े। हमारी बेटियां आज अमेरिका में भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं, विदेशों में अकेली गई हुई हैं, तो क्यों ना हम अपनी बेटियों को सक्षम बनाएं, उसको बेचारी ना समझें। जन्म लेते ही हम बेटा और बेटी में जो एक अलग तरह की उनको पढ़ाया जाता है कि इसको रात को बेटी को घर से नहीं निकलना, इसको ज्यादा हंसना नहीं होता, इसको ज्यादा बोलना नहीं होता। हम इसके बिल्कुल विपरीत लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नहीं, बेटी को बोल्ड बनाइए। अगर हमारी बेटियां बोल्ड होंगी तो वो हर चीज का सामना कर लेंगी। और उसके साथ साथ हम ये भी सिखा रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, बेटे हैं, उनको एक अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार उनको दें। अगर हमारे बेटे अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो बेटियां अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी, और बेटियों को बोल्ड बनाएं। ये हमारे काम कर रहे हैं। एक हमने अभी शुरुआत की है मैडम, कि हरियाणा सरकार ने ये कहा था कि गांव के और रोड के 500 मीटर तक कोई ठेका नहीं होगा, शराब का ठेका नहीं होगा। तो ये जो शराब के ठेके हैं, इनके लिए भी हमने शुरुआत की है हरियाणा से ही। जितने भी गांव के नजदीक जितने शराब के ठेके चल रहे हैं, उनके लिए भी हमने 2 गांव में, अगर चरखी दादरी की बात करें, वहां महिलाओं को इकट्ठा किया, उनको शराब के ठेके पर इकट्ठा करके उसके विरोध आवाज उठवाई, और उन ठेकों को वहां से हमने उठवाने का काम किया है। क्योंकि एक सबसे बड़ा ये कहे, अगर हम कहें तो ये जो शराब है, इस शराब के कारण बहुत से परिवार उजड़े हुए हैं, बहुत सी महिलाएं परेशान हैं। वो बेचारी दिन भर काम करती है और रात को उस शराबी के शिकार होना उनको पड़ता है। तो ये एक शराब के खिलाफ भी हम आवाज उठा रहे हैं। और कोरोना के तहत जब शिक्षा संस्थान बंद थे और हर चीजें बंद कर दी थी, लेकिन ठेके खुले थे, ये भी, इसके लिए भी हमने आवाज उठाई थी, लेकिन ज्यादा हम उसमें नहीं हो पाए कामयाब। लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं, जितने भी जो सामाजिक बुराइयां हैं, इनको धीरे धीरे करके, और हम कोशिश करेंगे कि हम एक आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ना होके हम अपने समाज को कैसे साफ और सुथरा बनाएं, कैसे उसके अंदर अमन चैन शांति रहे, शिक्षित उसके अंदर बच्चे हों, उसके लिए हमें कैसे आवाज उठानी है, कैसे लोगों को जागरूक करना है। आज हमारे ऊपर बहुत बड़ी चुनौती है। अगर एक सही तरीके से अगर देखा जाए तो इस सरकार ने इस देश को एक ज्वालामुखी के ऊपर बैठाने का काम कर रखा आज, क्योंकि सार्वजनिक महकमे सारे बेचने का काम कर दिया, प्राइवेट हाथों में देने का काम कर दिया। आर्मी को 4 साल के लिए ले आए, हम हर टैक्स देते हैं, काम करते हैं, 60-60 साल तक काम करने के बावजूद भी कर्मचारी को बगैर पेंशन के घर भेज दिया जाता है। लेकिन MLA, MP, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अगर एक दिन शपथ लेते हैं, उनको पेंशन दी जाती है। ये भी खत्म करनी चाहिए। इसके खिलाफ भी हम बिल्कुल
पूर्ण रूप से आवाज उठा रहे हैं और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे वो पंचायत है, खाप पंचायत है और सामाजिक संगठन है, उनके साथ बिल्कुल हम एक अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। 13 महीने कृषि कानून के विरोध में हम बिल्कुल, हमारी आशा वर्कर बहनें बिल्कुल 13 महीने किसान भाइयों के साथ, मजदूर, छात्र, कर्मचारी, हम बिल्कुल एक साथ खड़े हुए और इसको, कानूनों को वापस करवाने का काम हमने किया। अगर हम हमारी कॉमरेड सुरेखा की बात करें तो कॉमरेड सुरेखा ने इतनी मेहनत की इस कृषि कानून में, हमारे जितने भी सिट्टू के नेता थे उन्होंने इतनी मेहनत की, रात को जेल तक गए, डंडे खाए, लेकिन पीछे हटने का काम नहीं किया। हम सैल्यूट करते हैं हमारे जो सिट्टू के नेता हैं। हम तो, लोग कहते हैं कि भगवान ने ये सब कुछ बनाया, ये एक बाउंडर बना रखा है, कोई भगवान भगवान नहीं है। ये जो भी इस अन्याय के खिलाफ आज जो संघर्ष कर रहे हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, वही हमारे अन्नदाता हैं, वही हमारे जीवनदाता हैं, हम ये कहेंगे। क्योंकि भगवान के नाम पे देश को लूटा जा रहा है, बड़े बड़े मंदिरों में, मस्जिदों में इतना पैसा बर्बाद किया जा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए हमें हमारे समाज को, हमारे देश को जागरूक करने की आज बहुत ज्यादा जरूरत है। हम जितना बन रहा है उतना कर रहे हैं, अच्छा काम करने की और समाज को सुधारने की काम कर रहे हैं। यही, इतना ही मुझे बोलना था। अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया हो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। धन्यवाद जी। धन्यवाद कमलेश जी। आपने जो आपने जितनी बात रखी उसमें मैं यही सोच रही थी कि आप कैसे बता रहे थे कि क्या क्या काम करना पड़ता है आशा वर्कर को, और उसमें मैं ये सोच रही थी कि आपने जो सामाजिक सद्भाव का जो काम है जो कि आशा पर आता है अंत में, कि वो सामाजिक सद्भाव बनाए, वो काम भी कैसे एक तरीके से सुरेखा जी पहले जो बता रही थी केयर या देखभाल का काम है। तो काफी कुछ हमको समझने में आया। धन्यवाद कमलेश जी। अब मैं अपने आखिरी स्पीकर को बुलाना चाहूंगी। इनका भी नाम सुरेखा जी है। सुरेखा जी हमारे ये छत्तीसगढ़ में मितानिन का काम, आशा वर्कर का काम कर रही हैं पिछले 10 साल से, और जन स्वास्थ्य अभियान के साथ भी जुड़ी हुई हैं। सुरेखा जी। हाँ मैम, नमस्ते सभी को। नमस्ते मेरा। नमस्ते सुरेखा। मैं बहुत खुश हूँ कि इस मंच पे आज मेरे को बोलने का मौका मिला गया। 10 साल से जसमिताइन काम कर रही हूँ स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण पर। मैम सुनाई दे रहा ना मेरा आवाज? जी बिल्कुल सुरेखा जी, नहीं हुआ तो मैं आपको बता दूंगी। सुनाई दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के, जैसे कि बच्चों जीरो से जैसे जन्म हो रहा बच्चे का है ना, उसका देख रेख कर रहे हैं, गर्भवती माताओं का देख रेख कर रहे हैं, नवजात शिशुओं का देख रेख कर रहे हैं, है ना। और कोई भी किसी भी प्रकार का जैसे मौसमी बीमारियां हो रहा है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। स्वच्छता को लेकर के, जैसे कि हमारे आसपास की गली मोहल्ले में साफ सफाई अच्छा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। पोषण को लेकर के काम करें, जैसे बच्चे कोई बच्चे लोग को किसी भी प्रकार का कुपोषित मत हो, खाने पीने में असमर्थ ना हो, या कोई समस्या आ रहा है या किसी भी प्रकार का दिव्यांगता है, उसको इस समय में इलाज करवा करके हम लोग उसकी मदद कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग को बोला जाता है मैम कि हम स्वयं सेवी है, पर हम स्वयं सेवी कहाँ है? हम इच्छा अनुसार अपना काम कहाँ करते हैं? हम लोग अगर करना चाहेंगे, अब हर काम को हम लोग को दबाव पूर्वक कराया जाता है, जबकि वो नहीं होना चाहिए। प्रोत्साहन राशि, हमारा प्रोत्साहन राशि, हम प्रोत्साहन राशि बेस पर काम करते हैं, पर हमको जो प्रोत्साहन राशि मिला जाता है क्या वो हमारे लिए सही है? हम तो जितना भी मिल रहा है, हम उसके अलावा हम यहाँ पर आशा जो मिताइन काम कर रहे हैं, उस मिताइन काम के अलावा हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। अगर कोई दूसरा काम भी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वहाँ समय देना पड़ेगा, हम पर वहाँ समय नहीं दे पाएंगे, इसी कारण हम दूसरा काम नहीं कर सकते। और यहाँ पर मान लो हमारा अगर प्रोत्साहन राशि अगर 7 से 8 हजार हो रहा है तो उसके लिए वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई यानी घर घर जाके वो सही है कि नहीं, हम उस काम को किए है कि नहीं। पर जब हमको काम दिया जाता है तो ये नहीं पूछा जाता है कि उस काम को आप करोगे कि नहीं करोगे, कि कितना समय में करोगे। उस काम को करना है करके हमको आदेश दिया जाता है, और उसके बाद हम काम कर चुके रहते हैं, हाँ करते हैं, उस समय नहीं बोलते कि आप काम किए हो कि नहीं किए। पर जब हम जब बिल देते हैं, प्रोत्साहन राशि के लिए बिल देते, दावा पत्र जमा करते हैं, उसमें हम लोग का एकदम ऐसा जैसे कोई बहुत बड़े काम कर डाले हो, 7-8 हजार हम लोग बहुत बड़े बिल बना दिए हो। मतलब ये काफी मिताइनों के साथ होता है मैम, इस कारण से इस बात पे मैं चर्चा कर रही हूँ प्रोत्साहन राशि को लेकर के। और मौसम के हिसाब से हम लोग काम करते हैं, जैसे अभी डेंगू चालू हुआ है, घर घर जा करके साप्ताहिक
कूलर टंकी जो भी खाली भरा हुआ गमला उमला में जो पानी है उसको खाली करवाना, ताकि डेंगू से लोगों को बचाव हो सके, है ना। किसी प्रकार मतलब कोई भी मौसम में, मतलब उस मौसम में काम कब करते हैं कि बीमारियां फैले मत, उसके पहले से रोकथाम के लिए हम लोग काम किए करते हैं। और हम लोग मैम जैसे मिताइन है, आशा वर्कर है, तो जमीनी स्तर पर काम करते हैं कि हर घर जा जाके जो भी समस्या है, ये मितान यानी एक मित्र, मिताइन यानी मित्र के रूप में काम करते हैं। और सामने वाले भी हम लोग को हमारे ऊपर विश्वास करके हर चीज हम लोग को शेयर करते हैं। और उसके बावजूद भी जब हमारे लिए उंगली उठता है कि हम लोग को रिपोर्ट देना पड़ता है कि हम उस काम को किए है कि नहीं किए है, यहाँ पर हम लोग को लगता है कि गलत लगता है। और रही बात, हम जैसे जांच कराने के लिए जा रहे हैं, वहां पर भी कई घंटों खड़ा होकर के लाइन में एक दिन जाके 3-3, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, और डिलीवरी पेशेंट के लिए अगर ले जा रहे हैं तो उसका कोई समय ही नहीं है, 24 घंटा दिन और रात वहां पर हितग्राही ना हमको छोड़ते भी नहीं है, ना हमारे पास आने का कोई साधन भी नहीं रहता कि हम उसको छोड़ करके उस कंडीशन में छोड़ करके हम आ जाए। उस बेस में हमें ये बोला जाता है कि आपको बस आपका काम है कि वहां पर एडमिट करा दो। पर एडमिट कराएंगे अगर हम कोई भी हितग्राही, कोई भी गर्भवती को अगर हम गर्भवती पंजीयन करा रहे हैं तो हमारे ऊपर वो पूरा विश्वास हो जाती, आश्रित हो जाती। जब तक हम उसको जच्चा बच्चा को स्वस्थ हॉस्पिटल में छोड़कर ना आ जाए तब तक वो हमारे ऊपर आश्रित ही रहती है। उस बीच हमें ये बोला जाता है कि आप लोग का काम है कि आप एडमिट बस करा दो, आपका है ना, बस ये बोला जाता है। पर वहां पर हर पल कौन सा समय हमारी जरूरत पड़ जाए, हितग्राही तो वो बोलता है ना कि जहाँ है ना जच्चा बच्चा स्वस्थ हो उसके बाद ही जाना दीदी करके कोई भी। अब हम तो हो गया, चलो डिलीवरी हो भी गया, पर हमारे पास आने के साधन नहीं रहता। कोई रात में उसके चक्कर में हमको 5-5, 6-6 घंटा अलग से इंतजार करना पड़ता है ना। कोविड के समय में ऐसा था कि घर से लोग निकलना ही पसंद नहीं करते थे। वहां पर हम जमीनी स्तर पर काम किए हैं, हर घर में डोर टू डोर जा जाके खटखटा करके, यहाँ तक कि जहाँ पॉजिटिव भी पेशेंट था वहां पर हम दवाई हम लोग प्रोवाइड किए हैं। वहां पर एनएम लोग को किट दिया जाता था, जबकि हमारे पास कोई हथियार नहीं था। एक माना जाए हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए कोई हथियार न था। यहाँ तक ग्लव्स भी नहीं था हमारे पास, दवाई को भी बिना ग्लव्स के हम लोग हैंड टू हैंड दिए हम लोग उनको। और उसके बाद और जो भी मान लो ऐसा देखा जाता था हम लोग को कि हम लोग, हमारा जैसे घर परिवार नहीं, हमारे फैमिली नहीं है कि हम लोग को बस आदेश यानी आपका काम है। और हम लोग रिपोर्टिंग देते थे कि कितना आपके एरिया में कोविड पेशेंट है, उसका इलाज कहाँ हो रहा, जांच कहाँ हो रहा, दवाई टाइम में ले रहे कि नहीं ले रहे हैं, उस एरिया को सर्कल करो, वहां पर क्लोरीन के पाउडर का छिड़काव करो, पार्षद से संपर्क करो। ये सारी चीजें हमारे ऊपर दबाव पूर्वक किया जाता था। कोई अधिकारी वहां पर क्यों नहीं आता था, क्यों हमको एकदम तुच्छ इंसान समझ के हमारे ऊपर प्रेशराइज काम क्यों कराते थे। और कोई भी रिपोर्ट हमको तत्काल देने के लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम कोई, हमारा कोई ये नहीं है क्या, हम कोई डिसिप्लिन में नहीं है क्या, हमारा 24 घंटा काम करने का आदेश, ऐसा कुछ नियम है क्या। जब हमको ये बोला जाता है हम प्रोत्साहन राशि में काम करते हैं, हमारी इच्छा अनुसार काम कर सकते हैं, तो हमको उसके हिसाब से स्वयं सेवी होने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है, क्यों दबाव पूर्वक हमारे साथ काम कराया जाता है कि ये काम है, ये आदेश है, इतना दिन तक रिपोर्ट दो, है ना। कोई भी चाहे स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, कहीं पर भी, स्वास्थ्य से लेकर के भी अगर कोई नियम आ रहा है तो हमारे लिए ही नियम रहता है, स्वच्छता का भी आता है तो हमारे लिए नियम रहता है, पोषण से संबंधित रहेगा तो भी, मतलब हमको एक डेट वाइज काम करने का आदेश दिया जाता है। तो ये तो हमारे लिए एक दबाव पूर्वक काम है। हम जो वाकई में स्वयं सेवी है, स्वयं सेवी यानी एक मित्र के रूप में पारा स्तर पर जो काम करना चाहती है वो काम कर ही नहीं पा रहे हैं। हम वाकई में लोगों में हम ये चाहते हैं जागरूकता बनाएं, स्वास्थ्य पोषण और स्वच्छता को लेकर के हम वाकई चाहते हैं कि हम एक मित्र बन के वहां पर जो हमारा मूल दायित्व है उसको निभाए करके, पर हमारे समय से पहले हमको एक काम के बजाय दूसरा काम आ रहा है, दूसरा काम के बजाय तीसरा काम आ रहा है, तो हम अपने पारा स्तर में जो हमको और बेहतर काम करना चाहिए वो तो नहीं कर पा रहे। हम कहीं ना कहीं हमारे मूल दायित्व से हम वंचित ही हो रहा है। और वहां पर वंचित इसलिए है क्योंकि हमें जो नाफी से भी काम दिया जा रहा है ना, जो जैसे राशन कार्ड संबंधी जो समस्या है उस पे से ये करो करके बोला जा रहा है, राशन किसको नहीं मिल रहा है, दिव्यांग लोगों का प्रमाण पत्र बनाने के लिए सहयोग करो, मतलब कोई भी काम, सरकारी काम अगर हम करने के लिए भिड़ते हैं मैडम, एक काम के लिए हमको हफ्ता 10 दिन दौड़ धूप करना पड़ता है, यहाँ तक कि उसके लिए महीनों 2 महीना भी लग जाता है। यहाँ कोई काम का हमारा सीमा ही नहीं है, और काम को, और उसके बाद हम क्या सफलता मिले, हमको क्या सफलता मिले, काम का कोई सफलता असफलता ये नहीं दिया जाता। मतलब मेरा मानना है कि कोई भी काम हम कर रहे हैं तो काम को हर व्यक्ति 100% रूप से सफलता ही हो करके ही करेगा।
पर भाई हर काम के लिए एक समय लगता है, और उसके लिए हमको ये पूछा जाता है, बोला जाता है कि आप इस काम को इतने समय तक क्यों नहीं, सवाल क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन हमारे ऊपर ऐसा क्वेश्चन लगाया जाता है कि आप बेस्ट नहीं हो, आप लोग को और बेस्ट करना चाहिए। क्या हम सैलरी बेसिस में काम कर रहे हैं क्या, जो हमको और बेस्ट करना है? या हम 24 घंटे, हमारा भी एक 8 घंटा, हर वर्कर हर कोई एम्प्लॉय जो भी काम कर रहे हैं 8 से 10 ही घंटा तो काम करते मैम, पर हमारे लिए तो 24 घंटा में मान के चलो कोई भी समय हमारा फोन आ रहा है, हम कभी अगर एक आध कोई भूले भटका रिचार्ज चार्जिंग ही नहीं है मोबाइल में, उसके लिए हम अगर अचानक चार्जिंग हो जाता है मोबाइल, ये पूछा जाता है लोगों का कि मोबाइल आपका क्यों बंद है, क्यों बंद था, इतना जरूरी था? किसी हितग्राही का मान लो किसी कारण से फोन नहीं उठा पाए, या स्विच ऑफ हो गया, या लाइट के कारण हम लाइट बंद होने के कारण चार्जिंग ही नहीं किए, उसके लिए हमको 100 जवाब देना पड़ता है। क्या हम स्वयंसेवी है? इस यहाँ पर हमको स्वयंसेवी बोला जाता है, मुझे समझ नहीं आता हम कहाँ पर स्वयंसेवी है कि हम अपनी इच्छा से काम करें। हमें तो हर वक्त ऐसा लगता है दबाव पूर्वक। आज हम अपने हक की लड़ाई के लिए खुद हड़ताल में बैठे थे, उसके लिए भी हमारे सीनियरों, किसी का नाम तो नहीं लूंगी, पर सीनियर लोग ये बोला गया कि आप लोगों को ऐसा कौन आदेश दिया है करने के लिए? क्या हम अपने हक के लिए, क्या 3000 4000 के लिए हम 24 घंटा काम करने के लिए बने हैं क्या मैम? यहाँ पर क्या 3000 4000 में हमारा घर का पालन पोषण हो जाएगा क्या? ना हम किसी कहीं पर और कोई भी जगह हम जा करके वर्क भी नहीं कर सकते। अब बोला जाता है कि कर सकते हो, पर कहीं भी करेंगे कौन हमको 2 घंटा, मतलब 2 घंटा आधा घंटा के लिए काम में कोई कौन रखेगा? यहाँ पर हमको कोई नहीं रखता। यहाँ पर कोई भी एनएम हो, चाहे एमटी हो, चाहे और अधिकारी हो, कोई भी समय हमें रिपोर्ट मांगते हैं, हम तत्काल, क्या हम अब अपने साथ 24 घंटा पंजी और हमारी रिकॉर्ड है उसको लेकर के घूमते? क्या हमारा भी तो फैमिली है, हमारे हमें भी कुछ, और मान लो हॉस्पिटल भी जा रहा है तो सब चीज डॉक्यूमेंट को लेकर के थोड़े ना जा रहे थे हम लोग। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है रात में भी हमको रिपोर्टिंग मांगा जाता है। क्या हम कोई भी समय हम अपना काम को छोड़ के रिपोर्टिंग देने के लिए बैठे रहते हैं क्या यहाँ पर? और रही बात जैसे मोहल्ले में कुछ भी समस्या हो रहा है, शराब को लेकर के, लड़ाई झगड़ा को लेकर, हिंसा को लेकर के, वहां पर भी जा करके हमें उसका समाधान करो बोलते हैं। समाधान करने के लिए जाते भी है, हम लोग ही जाते नहीं, जाते भी है, पर हमें जब एक सपोर्टिंग सिस्टम, एक बड़े सीनियर की जरूरत पड़ता है, वहां पर कोई अवेलेबल नहीं होता है। वहां पर बोलते कि ठीक है रहन दो, ये टाल दिया जाता है। राशन कार्ड से संबंधित जो भी समस्या आ रहा है हमको स्वयं जाकर के सुलझाना पड़ता है, पार्षदों से मिलना पड़ता है, जोन ऑफिस जाकर के करना पड़ता है। जन्म मृत्यु भी पंजी प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी हमको जाना पड़ता है। स्वच्छता को लेकर के भी पार्षदों से कोई भी समस्या आ रहा है, नल हो, बिजली हो, है ना, इसके लिए भी नाली में साफ सफाई नहीं हो रहा, उसके लिए भी मोहल्ले वासी लोग को भी हम लोग जागरूक तो करते ही है। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि उन लोग हमारे ऊपर ही डिपेंड हो जाते हैं कि आप लोग का सुनवाई ज्यादा होता है, यदि आप ही लोग ये करो करके। वहां पर मतलब हमारा जो आशा या मिताइन हम लोग का अगर पारा स्तर पर चयन किया गया है, तो हमको पारा स्तर में अच्छा से काम करने के लिए क्यों नहीं रखा गया है? क्यों हमको हमारा गाइडलाइन को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं? जो हमें वाकई में पारा स्तर में बेहतर करना चाहिए, स्वास्थ्य को लेकर हो या स्वच्छता को लेकर हो या पोषण को लेकर हो, हमें एक सीमित जगह पर स्थापित करना चाहिए, ना कि पूरा चारों तरफ हमको 24 घंटा काम के लिए रखा जाए। और हम हॉस्पिटल भी जाते हैं मैम, वहां पर भी मतलब हमको नर्स लेकर के वो वार्ड बॉय या कोई भी जो भी स्टाफ हो, इतना बेकार टाइप का हमारे साथ सलूक करते हैं कि मत पूछो। जैसे हम मितानिन, कौन हो मितानिन, तो आप इतना गंदा टाइप के बोलते, आप लोग दूर रहो, जांच कराने नहीं आए। भाई हम अगर पीएससी से जिला चिकित्सालय ले जा रहे हैं, बड़े है ना, बड़े हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, सरकारी में ही इलाज कराने ले जा रहे हैं, तो फर्स्ट बार क्यों लाए हो वहां पर? भाई पीएससी में हम अगर 9 महीना तक जांच हो गया, किसी कारण से वहां पर इमरजेंसी आ जाता है, कंडीशन खराब हो जाता है, सीजर की जरूरत हो जाती है, या बच्चे को बीपी बढ़ गया, कुछ भी हाई रिस्क होने की संभावना होता है, तब हम लोग बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहां पर ये बोला जाता है कि वहां इलाज हो रहा था तो आप लोग वहां क्यों नहीं डिलीवरी करा, यहाँ क्यों ला लिए हो? ऐसा टाइप का हमारे साथ बदसलूकी करते हैं। हाँ, उसके साथ जो भी होगा, पेशेंट के साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मिताइन लोग हो गया, ऐसा बोलते हैं हम लोग को। क्या हम कोई भी हितग्राही को अगर 9 महीना तक सर्विस दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं, तो क्या हम उसका जान के लिए हम जोखिम में डालेंगे मैम? वहां पर हमारा भी तो पूरा ये रहता है क्या कि अच्छा जच्चा बच्चा अच्छा रहेगा। बहुत जब डिलीवरी एकदम अच्छा से होता है, बेहतर होता है, जच्चा बच्चा स्वस्थ देखते हैं, ये लगता है कि आज हमारा वो 9 महीने का जो सेवा कर रहे थे, उसका देख रेख कर रहे थे, आज हमको कहीं ना कहीं सफलता मिली है। पर वहां पर हमें पूरा 9 महीना तक इतना संघर्षों का सामना करना पड़ता है, खाने पीने, जांच, टीकाकरण, हर एक छोटी छोटी चीजों का। और जो उन लोग को 5000 रुपया जो मातृत्व वंदना के तहत आंगनबाड़ी से मिला जाता है, उसके लिए भी फॉर्म वगैरह
जो भी सरकारी योजना मिला जाता है सब हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए हम लोग आगे भिड़े ही रहते हैं। और कोविड के समय इतना जैसे देखा जाता था हमारे लिए, हम लोग को, कि यही लोग, अब हम लोग को तो आदेश दिया जाता है कि ये काम करो, वो काम करो। अब उसके लिए तो हमको डोर टू डोर जाना ही पड़ता था, हर अपने घर को छोड़ करके, है ना, घर वहां जाना पड़ता था। लोग ऐसे देखा जाता था कि इन्हीं लोग बीमारी फैला रहे हैं, पर हमें तो आदेश दिया था ना कि हमको जाना ही है, अनिवार्य है। आप कैसे नहीं जाओगे, आपको नहीं जाना होगा, नहीं रिपोर्टिंग दोगे तो काम छोड़, ऐसा बोला जाता था। तो हमको मजबूरन में काम उसके घर, हितग्राही के घर जाना पड़ता था, पूरा डिटेल में इंक्वायरी ले करके, एनएम एनटी, है ना, और पूरा उसको डिटेल में हम लोग जानकारी देते थे, तब कहीं जाके आगे उन लोग फॉरवर्ड करते थे। आज हम लोग उस काम के, मतलब कोविड में कौन काम किया बेहतर, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता था हम लोग को कोई याद भी नहीं करता। अभी भी हम लोग ऐसा लगता है कि हम लोग अपना काम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हमको ये बोला जाता है कि इन लोग अपने मतलब अपने लालच के लिए, अपने लालचवश काम कर रहे हैं इन लोग ऐसा करके। और हमको मैं तो यही बोलूंगी मैम, अगर हमको कोई भी काम दिया जा रहा है, हर काम का एक सही भुगतान भी होना चाहिए। हमको प्रोत्साहन राशि अगर मिल रहा है तो सही समय में मिलना चाहिए, है ना। और क्योंकि हमारा भी एक घर, फैमिली है, और हमें ना सबसे ज्यादा तो जरूरत है कि हमको अपना स्वयं से भी बोला जा रहा है, तो हमको अपनी इच्छा अनुसार भी काम करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जाए, ना कि कोई भी चीज को लेकर के। और यहाँ पर बता रही, छत्तीसगढ़ में मैम बहुत लोग ऐसा है जो पढ़े लिखे बिल्कुल ही नहीं है, जिसको रजिस्टर पंजी भी लिखने के लिए अच्छा से समझ भी नहीं, अभी तक नहीं है। उसके लिए भी, क्योंकि हमारा दावत पत्र जो भराता है ना, तो उसमें हमारा पंजी अगर कंप्लीट नहीं हुआ, लिखने का काम अगर कंप्लीट नहीं हुआ, उसके लिए भी हमारा प्रोत्साहन राशि काट दिया जाता है। हम किसी कारण से एक ही दिन मान लो लेबर पेशेंट ले करके जा रहे हैं, उसी दिन हमारा टीकाकरण है, तो उस लेबर पेशेंट को देखेंगे कि टीकाकरण को देखेंगे, तो अगर हम लेबर पेशेंट को लेके जाते हैं तो टीकाकरण हमारा नहीं भराता है। और मान लो हमारा संकुल रहता है, तो हम संकुल के दिन अगर लेबर पेशेंट ले करके जा रहे हैं, तो भी हमारा संकुल का पैसा नहीं भराता, काट दिया जाता है। तो क्या कोई भी लेबर पेशेंट बता के आ गया कि इस दिन आपका संकुल है तो मैं उस दिन लेबर डिलीवरी नहीं होंगे, ऐसा करके तो कोई नहीं बोलेगा। या तो मिताइन भी तो नहीं चाहेगी, आशा भी नहीं चाहेगी कि आज मेरा डिलीवरी पेशेंट है तो उसको मैं छोड़ करके टीकाकरण में बैठ जाऊं, ऐसा कोई नहीं चाहता। पर उस समय हमारे जो सीनियर लोग समझते क्यों नहीं है। और यहाँ पर बोला जाता है मायके हो या ससुराल, है ना, प्रसव हॉस्पिटल में होना चाहिए करके। तो जब हमारा मतलब जो भी हितग्राही मायके में आकर के डिलीवरी होता है, उसका डिलीवरी का हमारे छत्तीसगढ़ में भराया नहीं जाता है कि वहां पर आपका उसका ससुराल में पंजीयन रजिस्ट्रेशन हो गया करके। हाँ, वो मिताइन लोग का अगर मिताइन अगर साथ में जाती है तो उसका पैसा दावा पत्र में भराया नहीं जाता है, क्योंकि वो वहां पर उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। यहाँ पर आप उसका देख रेख नहीं कर सकते। क्यों, हमारा घर का अगर पड़ोसी, अगर हमारे रिश्तेदार है, पड़ोसी है, या हमारे गलीच में आए हैं, मोहल्ले की लड़की है, तो उसका अगर समय में जांच नहीं कराएंगे, डिलीवरी नहीं कराएंगे, तो क्या हम वहां पर अच्छा काम कर रहे हैं? क्या वहां पर हम लोग, हमारा जो आशा मिताइन जो काम है, अगर मैके में आ रही है, भाई हॉस्पिटल में ही तो हो रही ना, सरकारी हॉस्पिटल में ही डिलीवरी कराने के लिए हम लोग मोटिवेट अधिक से अधिक लोगों को कर रहे हैं यहाँ पर। और बहुत कम ही हो गया जो प्राइवेट में जा रहे हैं। जितना हो सके हम लोग, हमारे क्षेत्र में बता रही हूँ, जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग सरकारी को ही प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के लोग हैं, मतलब एक मीडियम फैमिली। क्योंकि यहाँ पर अगर सामान्य डिलीवरी भी हो रहा है तो उसके लिए 35 से 40 हजार ही, नॉर्मल डिलीवरी होता है तो 35 से 40 हजार लग रहा है, सीजरियन होता है तो 50 से 60 हजार लग रहा है। ये चाहते हैं कि वो पैसा बच जाए, तो हितग्राही का जच्चे बच्चे में काम आ जाए, उसकी ही देख रेख, खान पान, है ना, आगे कुछ भी समस्या है उसके लिए काम आ जाए। इसके लिए हम लोग डे नाइट जा करके रुके रहते हैं, उसके हर जो भी काम होता है वहां पर अवेलेबल रहते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए, जो भी है ना, कुछ भी समस्या हो रहा तो भी हम लोग तुरंत जाके तत्काल। हॉस्पिटल में भी जाओगे तो हितग्राही लोग के जो पेरेंट्स साथ में जा रहे थे, उन लोग हमको 2 मिनट भी रुक बैठने के लिए भी समय नहीं देते कि जाओ ना देखो रेसराई। और वहां पर डॉक्टर लोग ये बोला जाता है कि जाओ आप अपने पेशेंट को भर्ती कर दिए हो ना, तो आप जाओ बैठो। पर बैठने कौन दिया जाएगा वहां पर? तो हितग्राही लोग के जो घर वाले लोग रहते वो बैठने नहीं देते। जाओ तुम लोग बोलोगे तो जल्दी होगा, जाओ तुम लोग बोलोगे तो जल्दी होगा। भाई हम तो डॉक्टर नहीं है ना, जो करेगा तो डॉक्टर ही करेगा। पर हितग्राही लोग ये नहीं सोचते कि डॉक्टर ही करेंगे, ये सोचते हैं कि मितानी ही बोलेगी तब करेंगे। भाई हम तो डॉक्टर नहीं है, हमें क्यों डॉक्टर का खिताब दिया जा रहा है? लोग तो यही बोलते हैं ना कि मितानी लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। क्या हम लोग वाकई में, हम लोग को प्रोत्साहन राशि के अलावा और मानदेय मिलता है क्या? ये चीज को तो लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो लोगों का धारणा ही हो गया कि इन लोग को बहुत सैलरी वगैरह मिलता है। इन लोग का तो हम लोग के हर छोटी छोटी कामों को करने के लिए इन लोग को
हर चीज के लिए पैसा दिया जाता है, ऐसे लोगों के दिमाग में बैठ गए हैं। और ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी मैम, मैं रखती हूँ अपनी बात को यहीं तक। हेलो। जी जी, धन्यवाद सुरेखा जी। नहीं, मैं कहना चाहती थी कि आपने काफी ज्यादा अच्छी बातें बिल्कुल हमारे आगे रखी, और मुझे काफी मैसेजेस भी आ रहे हैं क्योंकि लोगों को काफी सवाल हैं। अभी हम आई थिंक सवाल जवाब के सेशन में जा सकते हैं। तो मुझे काफी मैसेजेस आ चुके हैं लोगों को जिनको सवाल है। मैं पहले अदिति से शुरू करूंगी, पर उससे पहले मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कोई अगर किसी और को कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स के अंदर सवाल लिख सकते हैं, और फिर उसके ऊपर हम जितना हमारे पास टाइम है उस हिसाब से हम जितने सवाल को पूछा जा सकता है उतना हम देखेंगे। पर पहले अभी के लिए अदिति। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, थैंक यू सो मच कमलेश जी, सुरेखा जी और दूसरी सुरेखा जी, थैंक यू। इतना अच्छा लगा सुन के और इतना हिम्मत बढ़ा। मेरे एक दो सवाल थे। एक तो कमलेश जी, आपने बात करी थी ना कि जो जाति है वो कैसे आशा वर्कर को वो आपस में भी काम करने में होता है, या फिर वो अगर कोई दलित जाति की आशा वर्कर है और वो बाहर किसी और के घर में जाती है जो ऊंची जाति की है और वहां पे उनको दिक्कत होती है। तो ये वैसे तो आशा वर्कर, आप लोगों ने जितनी बातें करी, आशा वर्कर को काफी तकलीफ होती है और उनके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिलता। और पर इन सब में जब आप यूनियन बनाते हैं, सवाल उठाते हैं या फिर लड़ाइयां लड़ते हैं, आप जरा उसमें हम लोगों को ये बता सकते हैं कि उसमें कास्ट का कैसा रोल होता है। मतलब एक तो हम लोगों को जो थोड़ा आपकी बातों से समझ आया कि ये हर हर जहां भी जाए उसमें जाति का मतलब वो रहता ही है। तो क्या यूनियन बनाने में या फिर कोई मुद्दा उठाने में, या मान लीजिए आप कोई मुद्दे पे लड़ाई कर रही हैं, तो क्या उसमें कोई जाति विशेष को आगे रखना, बाकी लोगों को आगे नहीं रखना, उस तरह का आपने देखा है क्या? एक वो सवाल था। और एक दूसरा सवाल अभी सुरेखा जी से था, वो हम इसके बाद पूछ लेंगे। हाँ, जो पहला सवाल है वो आई थिंक सुरेखा जी जो सबसे पहले गए थे उन्होंने ये बातें आगे रखी थी। सुरेखा जी। जी। हाँ इसमें एक तो यूनियन बनाते वक्त तो ये हमारी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जाति कोई काम नहीं करती है, और उसके लिए हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि हम यदि जातियों में बट जाएंगे आपस में तो जो हमारा मुद्दा एक है, हमारी प्रॉब्लम एक है, हम एक होके उन सब समस्याओं का समाधान नहीं करवा सकते हैं। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि हमारी जो यूनियन है उसके अंदर जाति मैटर नहीं करती है। हम उसको कॉन्शियसली मैटर नहीं करने देते हैं, और सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके एक लेवल पे एक हम बातचीत करते हैं। और लेकिन उसके बावजूद भी सोसाइटी है, सब लोग अपने-अपने तरह की बातें और चीज़ें, अपने तरह के माइंडसेट लेके वो आते हैं, लेकिन उनको बातचीत करके उनकी ओरिएंटेशन चेंज करना ये हमारा काम है। और हमने ये हरियाणा में महसूस किया कि हमारी जो यूनियन है, उस यूनियन की जो हमारी लीडर हैं, आधे से ज़्यादा जो लीडर है हमारी वो शेड्यूल कास्ट हैं। तो कहीं-कहीं पे जहाँ पे हमारी एक आध जगह पे ऐसा भी हुआ कि हमारी प्रेसिडेंट भी शेड्यूल कास्ट है, हमारी सेक्रेटरी भी हैं, हमारी जो कोषाध्यक्ष हैं वो भी, और कमेटी में अदर मेंबर भी ऐसे हैं। तो नीचे से कुछ जो जनरल कास्ट की हमारी आशाएँ हैं, उनको ये लगा नीचे से कि अच्छा ये हमारे लीडर यही कैसे हो सकते हैं, हम क्यों नहीं हैं? तो कहीं पे कोई-कोई छोटे-छोटे इश्यू हमने महसूस किए, लेकिन उनको फिर हमने सॉर्ट आउट किया, हमने बातचीत की है उन पे, और उसको हम कामयाब हुए हैं एक अपनी यूनियन के अंदर उसको सॉर्ट आउट करके, और हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आके लड़ने के लिए। एक बात,
और एक छोटी सी बात, ये सवाल तो नहीं है लेकिन मैं ये इसमें कहना चाहती हूँ कि जो ये वॉलंटियर वाला ये जो बाद में सुरेखा जी ने भी बोला है कि वो किस तरीके से हमारे ऊपर प्रेशर डाल के काम कराया जाता है, और हमने भी बोला, और इसको मतलब आप ये पीछे से आप कहीं से डाटा निकाल भी सकते हैं, आपको मिल जाएगा। हरियाणा के अंदर अभी जो भी हेल्थ में काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, सबके ऊपर एस्मा लगा हुआ है, और हमारी बात भी सरकार सुन नहीं रही थी। तो हमने 1 फरवरी को सरकार को नोटिस दे दिया 15 दिन का कि हम 17 फरवरी को 1 डे स्ट्राइक करेंगे, और हम जो स्वास्थ्य मंत्री है उसके आवास पे जाएंगे बातचीत करने के लिए। हमें 15 तारीख को रात को हमें 8 बजे मिशन डायरेक्टर से चिट्ठी मिलती है, जिसमें ये कहा जाता है कि आशा वर्कर्स की स्ट्राइक पे एस्मा लगा दिया गया है और अब वो स्ट्राइक नहीं कर सकती हैं। हमने वापस जवाब में चिट्ठी लिखी कि हम वॉलंटियर हैं, हम कोई परमानेंट जो है वो एम्प्लॉइज नहीं है, और ये जो एस्मा का जो ये कानून है, ये जो पक्के कर्मचारी या परमानेंट एम्प्लॉइज के ऊपर ही ये लागू होता है, हम इसके दायरे में नहीं आते हैं। हमने वो चिट्ठी भेजी और हमने साथ में लिखा कि हम अपनी हड़ताल पे स्टैंड करते हैं, हम हड़ताल करेंगे। हमने 17 फरवरी को हड़ताल की, लेकिन उस हड़ताल को तोड़ने के लिए, रोकने के लिए जिस तरह से स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल किया हरियाणा सरकार ने, वो मतलब उसकी जितनी निंदा की जा सके वो कम है। हमारे तमाम आशा की लीडर्स के घर पे सीआईडी वाले और सिविल ड्रेस में पुलिस वाले जा के बैठ गए। हमारे लीडर्स को जो है हाउस अरेस्ट कर लिया गया, हम लोगों को भी जो है अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। हमारे जो व्हीकल्स थे, उन व्हीकल्स के जो ड्राइवर्स थे, उनसे उनकी चाबियां छीन ली, उनके जो व्हीकल्स हैं वो इंपाउंड कर लिए, ड्राइवर्स तक की भी पिटाई की गई, और माना कि यमुनानगर की आशा वर्कर्स को लाके पुलिस ने जींद डिस्ट्रिक्ट में छोड़ दिया, मतलब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में उनको पकड़ पकड़ के अलग अलग जगह पे छोड़ दिया, और हमें अंबाला एक प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं जाने दिया गया। उसकी हमने शिकायत महिला आयोग में भी की, और हमने मानवाधिकार आयोग में भी उसके खिलाफ चिट्ठी लिखी, और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वही गृह मंत्री भी हैं, हमने उनको भी इसके लिए आवाज उठाई, हमने लिखा, लेकिन अभी तक तो कहीं से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कैसे काम लेते वक्त सरकार जो है आशा वर्कर्स के साथ बिल्कुल अधिकारियों की तरह से, कि जैसे हम बहुत एक बड़ी पोस्ट पे हम बैठे ऐसे लोग हैं जो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा व्यवहार करते हैं, और जब हम उस काम के लिए पैसा मांगते हैं तो फिर हमें कहा जाता है कि हम वॉलंटियर्स हैं। थैंक यू सुरेखा जी। मेरा एक और सवाल था कि ये जो आप लोगों ने बात करी कि हॉस्पिटल में लेके जाने पे किस तरह का बर्ताव होता है, उसमें मेरा एक स्पेसिफिक सवाल ये था कि माँ का जो डिलीवरी है, जो आजकल कोशिश हो रहा है कि वो अस्पताल में हो, घर पे डिलीवरी ना हो, लेकिन काफी बार हमने भी देखा है कि वो जो लोकल सीएचसी में लेके जाते हैं वहाँ पे सिजेरियन तो नहीं होता, या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस होता है तो वो वहाँ पे नहीं करते। तो आपसे समझना चाह रहे थे कि इन केसेस में क्या किया जाता है, क्योंकि काफी बार मतलब आमतौर पे नियम तो ये है कि उनको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके जाएंगे, पर काफी बार एम्बुलेंस नहीं मिलता है, या फिर वहां पे डॉक्टर नहीं रहते, या बर्ताव अच्छा नहीं है, या गांव के लोग ही जाना नहीं चाहते। तो आप लोगों को ऐसे कितने केसेस मिलते हैं, और आप लोग इसमें क्या करते हैं, और क्या करना चाहिए, या फिर किस तरह की बदलाव की जरूरत है इस पॉलिसी में, ताकि सबसे बढ़िया जो सर्विस है वो गर्भवती महिलाओं को मिल सके। इसका जवाब जो हमारी बाकी की दो स्पीकर हैं वो भी बहुत अच्छे से दे सकती हैं, क्योंकि वो उसको रोज महसूस करती हैं उस बात को। और हम जैसे वो छत्तीसगढ़ से सुरेखा जी ने बताया कि वो लेके जाते हैं, जब वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे यदि मरीज को सीधे लेके जाते हैं तो वहां पे डांट पड़ती है, और ये कहा जाता है कि आप पीएचसी पे क्यों नहीं लेके गए मरीज को, आप कैसे उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे डायरेक्ट उसको कैसे लेके आ गए। और जब पीएचसी पे ही कोशिश करते हैं इसीलिए सबसे पहले लेके जाने की, और पीएचसी पे स्टाफ नहीं होता है, कई बार वहां पे कोई अटेंड करने के लिए कोई भी नहीं मिलता है, डॉक्टर भी नहीं मिलती, स्टाफ नर्स भी नहीं मिलती, कोई नहीं होता है। तो इन कंडीशन हमें वो जो है आगे सीएचसी पे या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे हमें उसको लेके जाना पड़ता है, और जहाँ पे एडमिट कर भी लिया जाता है, और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जो केसेस होते हैं फिर उनको रेफर किया जाता है। दूसरा, जब पहली बार रजिस्टर होती है गर्भवती महिला, तो उसको उसके ये क्या रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं
उसको हम एक तरीके से हाई रिस्क जो है प्रेगनेंसी बोलते हैं, और उसको अलग से ही ट्रीट किया जाता है। और ऐसी जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं, उनको आमतौर पे डायरेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उसके लिए हम पीएचसी या सीएचसी पे नहीं लेके जाते। जिनकी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल होती है, उन्हीं लोगों को वहाँ पे लेके जाते हैं। उसके बावजूद भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो आगे रेफर किया जाता है। आगे रेफर करके वैसे तो सरकारी हॉस्पिटल से सरकारी हॉस्पिटल में ही रेफर किया जाता है, और जहां तक कोशिश होती है ओरिएंट कर पाती है आशा, तो वहां तक उसको हम सरकारी हॉस्पिटल में ही लेके जाते हैं। लेकिन बहुत बार जो मरीज के जो फैमिली मेंबर्स, अदर फैमिली मेंबर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि अब हम यहाँ से जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में ही अपना जो है डिलीवरी कराएं, हम अपनी मरीज को वहीं लेके जाएं। तो बहुत सारे केसेस के अंदर वो सब जो डिलीवरीज हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी चली जाती हैं। इस पे थोड़ा मैं बोलना चाहूंगी, अगर इजाजत हो तो। जी जी बिल्कुल प्लीज। कमलेश। हाँ जी, देखिए ये जो बिल्कुल सुरेखा जी ने सही तरीके से बताया। इसके लिए आपने कहा कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें यही करना चाहिए कि जो पीएचसी और सीएचसी हैं, उनके ऊपर स्टाफ और डॉक्टर की अच्छे से भर्ती हो, और वहाँ हर उपकरण हो, अल्ट्रासाउंड मशीन हो, और वहाँ पे एक बच्चों का डॉक्टर हो। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हमारे जीएच पे भी बच्चों का डॉक्टर नहीं होता, और जीएच पे भी ये कह के रेफर कर दिया जाता है कैसे कि भाई हमारे पास बच्चों का डॉक्टर नहीं है। अगर कल को कोई कॉम्प्लिकेटेड केसन आ गया, तो फिर हम यहाँ से बच्चे को कैसे रेफर करेंगे। ज्यादातर केस ये कह के रोहतक रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि रोहतक ही पीजीआईएमएस है सबसे बड़ा। और अगर रोहतक की मैडम अगर हम बात करें 2014 से पहले, वहाँ सब कुछ फ्री होता था। कोई भी बाहर से एक टेबलेट भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जैसे ये बीजेपी सरकार आई है, इन्होंने बजट में बिल्कुल कटौती कर दी। और पीजीआईएमएस में आज अगर एक बात करें, एक यूरिन टेस्ट किट आती है, अगर वो भी उसकी भी जरूरत पड़ती है तो बाहर से मंगवाते हैं। अगर वहाँ सजेरियन डिलीवरी होती है तो सारा सामान वो बाहर से मंगवाते हैं। बस सिर्फ बेड चार्ज को छोड़ के और डॉक्टर की ओपीडी को छोड़ के सारा खर्चा वहाँ पे बाहर से लगता है, तो पैसा उनका उतना ही लग जाता है। दूसरी बात, अदर डिस्ट्रिक्ट में अगर एम्बुलेंस चली गई तो बैक होम के लिए हमें एम्बुलेंस नहीं दी जाती। इन सब चीजों को देखते हुए जो हमारे जो डिलीवरी केसेस के साथ जो फैमिली मेंबर होते हैं, वो ये कहते हैं कि खर्चा भी उतना ही लग जाता है और वहां हमें बहुत तकलीफ होती है, इस करके क्यों ना हम प्राइवेट में करवा लें। फिर वो प्राइवेट में चले जाते हैं। और फिर दूसरी बात, जब केस प्राइवेट चले जाते हैं, अभी अगर हम हमारे दादरी चरखी की बात करें या पूरे हरियाणा में ये चल रहा है कि वो डाटा मांग रहे हैं कि 2022 में कितनी डिलीवरी हुई, कितनी प्राइवेट कितनी सरकारी। अगर किसी आशा केयरी में प्राइवेट डिलीवरियां ज्यादा है, सरकारी कम है, तो वहां भी क्लास आशा वर्कर के लगाई जाती है कि भी ये प्राइवेट डिलीवरी क्यों हुई। इसके ऊपर भी हमारी जो जिला कमेटी के जो मेंबर हैं, वो हमने सीएमओ से मिले, हमने उनको बाकायदा लिख के दिया कि इनका अच्छे से वेरिफिकेशन किया जाए। आशा वर्कर का काम होता है कि डिलीवरी केस को सरकारी हॉस्पिटल तक पहुंचाने का। हम रोहतक पीजीआई तक केस को पहुंचा देते हैं, उसके बावजूद भी अगर वो केस वापस आता है या फिर जीएच पे वो सेटिस्फाई नहीं होते, तो इसका जवाब कौन देगा। इसका जवाब या तो सीएमओ दे, या फिर सीएमओ लिख के दे कि मुझे इतने स्टाफ की जरूरत है, मुझे ये उपकरण की जरूरत है, बच्चों के डॉक्टर की जरूरत है। ये बच्चों के डॉक्टर के लिए भी आशा वर्कर यूनियन ही बार बार लिख के दे रही है, बाकी कोई भी इसका जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है। तकलीफ हमें इसलिए होती है कि हमारे जो एरिया के जो केसेस हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल्कुल अनलिमिटेड फीस है, आज कोई भी लिमिट नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी के 20-20, 25-25, 30-30 हजार रुपए ले लिए जाते हैं। और नॉर्मल डिलीवरी को छोड़ो, ज्यादातर सर्जेरियन की तरफ चलते हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में आशा वर्कर का जाना अलाउड नहीं है। अगर वो भाईचारे से किसी को की मदद भी करना चाहे कि भाई किसी डॉक्टर से कह के भाई इनके कुछ पैसे कम कर दो, या अगर हम साथ होते हैं तो वो सर्जेरियन की तरफ नहीं चलते, क्योंकि हमें पता होता है। लेकिन वो केसेस को भ्रमित करते हैं कि बच्चे की धड़कन कम होगी, मेरे को नियम पास कर दिया, बीपी हो गया, ये हो गया, जल्दी करो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। इस तरह से भ्रमित करके बिल्कुल पूरी तरह से जनता को लूटा जा रहा है। और प्राइवेटेशन को ये बढ़ावा सरकार दे रही है, इसके खिलाफ हम इसीलिए लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि मेहनत आशा वर्कर बहुत ज्यादा कर रही है, लेकिन उसके बाद उसका रिजल्ट अच्छे से नहीं आया हुआ। तो सरकार ने जो ये स्वास्थ्य की
विभाग में जो कटौती की है बजट में, इसका पूरा इफेक्ट जनता के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इसके लिए भी हम सरकार को ही जिम्मेवार ठहराते हैं। पूरी पोस्ट खाली पड़ी हुई है, पोस्ट ये भर नहीं रहे हैं। इसका इनका एक एजेंडा है कि जैसे तैसे करके सरकारी हॉस्पिटल बंद हो जाएं, क्योंकि जनता सेटिस्फाई नहीं होगी, डॉक्टर वहां पे होंगे नहीं, कम होंगे, तो प्राइवेट की तरफ जाएंगे। तो हम इसके लिए भी बार बार चिट्ठी भी लिख रहे हैं और लड़ाई भी लड़ रहे हैं मैडम। थैंक यू। थैंक यू कमलेश जी। सुरेखा धीवर जी, आप भी थोड़ा अगर इस सवाल का थोड़ा आप जवाब दे सके अपने अनुभव के ऊपर। या फिर अदिति वापस सवाल पूछ सकती है। क्या सवाल रिपीट करना? हाँ, सुरेखा धीवर जी से जो हाँ सुरेखा दी, हाँ वो एक जो सवाल अभी बाकी दोनों आशा दीदी ने जवाब दिया, उससे जुड़ा हुआ ये था कि ये जो गर्भवती महिलाओं को हम लेके जाते हैं तो सीएचसी में लोग नहीं होते या फिर वहां से मतलब वहां का केस नहीं होता तो उनको रेफर किया जाता है। तो ऐसे काफी मामलों में लोग प्राइवेट में चले जाते हैं, जिसमें आप लोगों को भी दिक्कत होती है और वो महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर भी थोड़ा खतरा बना रहता है। तो इसके बारे में आपके एक्सपीरियंस से जानना चाह रहे थे कि आपने क्या देखा है या फिर उसका क्या मतलब क्या किया जा सकता है इसके लिए। और उसी से जुड़ा एक और सवाल था कि क्या परिवार वाले भी खुद प्राइवेट जाना चाहते हैं, क्योंकि काफी बार ये भी होता है, जो आप बेहतर जानती होंगी, कि लोग जो है वो इंतजार नहीं करना चाहते, वो मतलब नॉर्मल डिलीवरी का वेट नहीं करते हैं, सिजेरियन करना चाहते हैं। और सरकारी अस्पताल में डॉक्टर जो है वो तुरंत ऑपरेशन के लिए मानते नहीं, तो लोग प्राइवेट चले जाते हैं। इस तरह का आपने देखा है क्या? अगर देखा है तो फिर उसके बारे में आपका क्या मतलब आगे क्या किया जा सकता है? जी मैम, यहाँ पर जैसे नॉर्मल डिलीवरी होता है तो 24 से 48 घंटा समय लगता ही है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगर मान ले कुछ उसमें गंभीरता आ रही है पेशेंट में, जैसे बीपी बढ़ जाना या बच्चे का थोड़ा हिलना डुलना या है ना धड़कन कम होना, तो हमको तत्काल रिफर किया जाता है। हमारे यहाँ जिला हॉस्पिटल में मैम केवल जैसे सीजर का इमरजेंसी रहता है तो मॉर्निंग में ही होता है। वहाँ मॉर्निंग अगर 8 बजे ले जा रहे हैं तो मॉर्निंग का वही 8 बजे से लेकर और 2 बजे तक ही रहता है। अगर 2 बजे के बाद इनकेस कोई केस को ले जाते हैं तो उसको मेकाहारा तुरंत रिफर किया जाता है। तो वही है, अगर वहाँ पर सीजर का, वहाँ पर बच्चा का नर्सरी का है, वहाँ पर है अवेलेबल है, तो वहाँ रखना ही चाहिए, क्योंकि केस को हम एक हॉस्पिटल से फिर दूसरा हॉस्पिटल ले जा रहे, फिर दूसरा से तीसरा हॉस्पिटल ले जा रहे, क्योंकि ये हर मिताइन के साथ ऐसे ही हुआ है। अगर मान लो हमें 9 महीने तक जैसे कोई रिस्क नहीं है गर्भवती का, पीएससी में अगर इलाज करा रहे हैं नॉर्मल हो जाएगा, ये हमको डॉक्टर लोग पूरा हम लोग को ये कर रहे हैं, हम लोग को बोला जा रहा है कि नहीं यहाँ नॉर्मल हो जाएगा। अब एकदम तत्काल रहता है कि नहीं हाई रिस्क है, आप इसको जिला ले जाओ। अब जिला हमारा घर से समझो पीएससी से नजदीक है तो हम लोग जिला ले जाते हैं, तो जिला में ये बोला जाता है कि यहाँ पर अभी ऑपरेशन नहीं होगा, आप उसको मेकाहारा ले जाओ। मेकाहारा हम जाते हैं तो कम से कम 2 घंटा लगता है उसके लिए, 1 से 2 घंटा पर्ची वगैरह केस को देखने में वो लगता ही है। ऐसे में रिस्क हो जाता है। कई मेरे साथ खुद हुआ है मैम कि 2 केस ऐसा था जिसमें मेरे बहस हो गया था डॉक्टर लोगों के साथ, और ये बोला गया था तो इसके साथ, ये पेशेंट के साथ कुछ भी होगा इसके जिम्मेदारी आप होंगे, क्योंकि वहां पर ऐसा कंडीशन था, फैमिली भी इतना गरीब फैमिली थे कि उसको प्राइवेट में भी ले जा नहीं सकते थे। तो उन लोग, मैं खुद साइन की थी फॉर्म में कि इसके साथ अगर पेशेंट के साथ कुछ भी होता है तो आप उसके जिम्मेदार आप हो। अब वहां पर पेशेंट जो हितग्राही है उन लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या करें बेटा, आप ही जानो। तो उस कंडीशन में हम किसको देखे क्या ना देखे, अगर हम उसको मान लो आप प्राइवेट में चले जाओ ऐसा करके भी बोल देंगे तो प्राइवेट तो वो खर्चा कहाँ से उठा पाएगा वो। मतलब ऐसा भी हो हमारे साथ वही है। मैं खुद एक पेशेंट के लिए बता रही हूँ, जो भी होगा आप लोग देख लो भाई, मेरे को साइन करने के लिए बोल रहे हैं, मैं मेरे को मतलब वहाँ के डॉक्टर ही बोले, अंदर में जो मेकाहारा के डॉक्टर ही हैं उन लोग बोले कि इसके साथ कुछ भी होगा आप उसके जिम्मेदार हो ऐसा करके। तो हाँ ठीक है मैं लेंगी, क्योंकि वहां पर और समय ही नहीं था कि उस पेशेंट को कहीं और दूसरे जगह ले जाते। वहां पर जच्चा बच्चा दोनों को ही नुकसान होने का कंडीशन था। तो मैं साइन की थी और मतलब दोनों जच्चा बच्चा भी स्वस्थ है, मस्त है, तो वहां पर अच्छा भी लगा।
पर अगर एकदम गरीब फैमिली है, अचानक उसको रिफर कर देंगे कि आप प्राइवेट में जाओ करके, तो उन लोग कहाँ से उन लोग इलाज करा पाएंगे, क्योंकि शुरू से अगर सरकारी में ही इलाज करा रहा है, एकाएक उसको प्राइवेट के लिए बोलेंगे। हाँ, कई फैमिली होते भी है कि एकदम से, कई लोग ये समय नहीं जानते कि अगर नॉर्मल डिलीवरी या सीजर में कितना समय लगता है, तो कई फैमिली वही बोलते कि बस मूवी में जैसे देखे रहते हैं ना, पिक्चर में, कि हाँ गए हॉस्पिटल में 1-2 घंटा नहीं हुआ और डिलीवरी हो गए, तो लोग ऐसे, कई लोग की धारणा वही मन में ये भी रहता है कि हम गए और 15-20 मिनट में हमको बस गुड न्यूज मिल जाए। तो ऐसा कई लोग पहले से ही उन लोग अवेलेबल अपने दिमाग में ये कर लेते हैं, पिक्चर बना लेते हैं, और इसी कारण हम लोग को प्रेशर भी करते, जाओ ना देखो क्या हुआ, बोलो ना डॉक्टर को, बोलो ना। तो ये परेशानी हमारे साथ होता ही रहता है। तो वही है कि, और प्राइवेट में अभी क्या है, आयुष्मान वगैरह है, तो कुछ हॉस्पिटल में सुविधा दे दिए है, उसमें कितना पैकेज है क्या है, अभी तक तो हम लोग यहाँ से रिफर वगैरह नहीं करते मैम, जो भी जैसे सरकारी तक ही जाते हैं, और वहां से बोला जाता है कोई केस मान लो कि प्राइवेट में ले जाओ, आप लोग देख लो ऐसा करके, तो उन लोग को हम लोग पहले से ही 9 महीने के अंतराल में ही पहले से ही बोल दिए रहते हैं कि देखो भाई, वहां पर आपको इमरजेंसी में अगर आपको लोग को प्राइवेट में जाने के लिए बोला जाएगा, तो आप ही लोग जाओगे, वहां पर हम लोग अवेलेबल नहीं रहेंगे करके। और तो कुछ नहीं बोल पाऊंगी मैम। हेलो। हाँ जी दीदी, थैंक यू सो मच, इतना अच्छे से आपने बताया, ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट था और हमारे पास काफी सारे सवाल हैं। जेपी, आप अगला सवाल पूछना चाहते हैं? सभी को नमस्ते। आपने बहुत थैंक यू, आपने इतने सारे अपना एक्सपीरियंस शेयर करा और हमारे को आज बहुत सीखने को मिला आप सबसे। मेरा एक सवाल था कि सफाई कर्मचारियों के ऊपर उनको सर्वे मतलब उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए उनको वॉचेस दिए जा रहे हैं, एप्स बनाए जा रहे हैं, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ पॉलिसी में बदलाव आया है, या फिर आपको भी ऐसे कुछ फिजिकल वॉचेस या फिर टैबलेट्स रखने के लिए, या फिर ऐसे कुछ बोला गया है कि अपने ऊपर हमेशा जब भी आप जॉब पे हो, मतलब जब भी आप काम पर हो, तब रखने के लिए आपको बोला गया है? तो आप उसके बारे में कुछ शेयर कर सकते हैं, या फिर आप उसके बारे में बताइए कि अगर आप नहीं है इन द मतलब अगर आने वाला है तो आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज। ये मेरा सवाल सभी से था, तो इफ आप सुरेखा जी, कमलेश जी, आप दूसरी सुरेखा जी, आप कोई भी सवाल ले सकते हैं तो। मैं इंतजार कर रही हूँ कि कमलेश जी और सुरेखा दी और जी यदि अगले जवाब देना चाहें तो फिर बाद में मैं छोड़ूंगी। ठीक है। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। हेलो नमस्ते सर, अभी जी। आपके लोग को मोबाइल और वॉच वगैरह नहीं मिला है। हाँ, पर जो रिपोर्टिंग वगैरह देना रहता है मोबाइल के माध्यम से हम लोग देते हैं, है ना, जैसे पानी वगैरह जांच का रहता है, या बच्चे के घर जाते निगरानी वगैरह करने के लिए जो काम किए रहते हैं, मीटिंग वगैरह करे रहते हैं, पारा स्तर में बैठक किए रहते हैं, नारा लेखन वगैरह कराते हैं, और किसी भी प्रकार का मतलब सफाई स्वच्छता या पोषण को लेकर के रैली वगैरह निकाले जाते हैं, उसका हम लोग वीडियो या फोटो ये करके बस हम लोग अपने मोबाइल से ही मतलब अपने सीनियर लोग को देते हैं, बस वही काम करते हैं। बाकी अभी हम लोग को मोबाइल और टैब वगैरह नहीं मिला है हम लोग को अभी तक। हाँ जी, नमस्कार जी। ये हरियाणा में मोबाइल मिला हुआ है और जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, आशा वर्कर के जो काम करते हैं उसकी फोटोज वगैरह भेजनी पड़ती हैं। जैसे कोई भी मीटिंग है, VHND की मीटिंग है, VHSNC की मीटिंग है, या अभी जैसे पखवाड़ा चल रहा है हमारा, ORS के पैकेट हम दे रहे हैं। उससे पहले एल्बेंडाजोल का प्रोग्राम था, कभी आयरन का प्रोग्राम होता है, बहुत से प्रोग्राम आते रहते हैं, तो उनकी फोटो बना बना के हमें हमारे कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पास भेजनी होती है। ये और वॉच हमें नहीं मिली हुई है हरियाणा में भी, सिर्फ मोबाइल है। और मोबाइल में हमें अभी सबसे बड़ी समस्या ये आई हुई है कि हमसे ऑफलाइन भी काम करवाया जा रहा है और उसी को ऑनलाइन भी हमसे ही करवाया जा रहा है, तो जिसका विरोध हरियाणा सरकार की आशा वर्करों ने अभी किया। एक NCD की ट्रेनिंग करवाई थी, तो उसमें ऑफलाइन काम करवा के फिर कहते हैं कि ऑनलाइन भी आशा वर्कर ही करे, लेकिन हमने उसका विरोध किया है कि ऑनलाइन के लिए आप नए सिरे से नौजवान बच्चे कितने खड़े हैं लाइन में, उनकी भर्ती कीजिए, उनसे ये काम करवाइए। तो उसका विरोध सर हमने पूर्ण रूप से हरियाणा के आशा वर्करों ने कर रखा है। बस इतना ही है हमारा तो।
बस इसमें एक छोटा सा एंगल और जोड़ना चाह रही हूँ मैं कि ये जैसे कि कमलेश ने बताया, हरियाणा में आशा वर्कर्स के पास मोबाइल है। जब शुरुआत में ये मोबाइल दिया गया आशा वर्कर्स को, तो उस वक्त में सभी आशाओं को कहा गया कि इसमें आप एक ऐप डाउनलोड कीजिए, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट MDM ऐप के नाम से। और उसका तर्क ये दिया गया उस ऐप को डाउनलोड करने के बारे में कि जो सभी आशा वर्कर्स हैं वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है या उन टेक्नोलॉजी के बारे में उनकी इतनी जानकारी नहीं है कि वो जो अपना मोबाइल है उसको वो खुद से हैंडल कर पाएंगी। तो जो है डिपार्टमेंट उनके फोन में जो भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो खुद डिलीट कर देंगे उसके अंदर से, और जो भी जरूरी ऐप उनके फोन में यदि डाउनलोड करनी होंगी तो वो भी जो है एक सेंट्रली जो है उस मोबाइल फोन के अंदर वो डाल दी जाएंगी। और इस पे हम लोगों ने आपत्ति जताई और हमने ये सवाल पूछा कि यदि आप किसी के फोन से कोई चीज आप हेडक्वार्टर पे बैठ के डिलीट कर सकते हैं और कोई चीज आप जो है किसी के फोन में आप डाल भी सकते हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि उस फोन के अंदर जो है वो चीजें सही सही डलेंगी, उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा और जो उसको ब्लैकमेल नहीं किया जा सकेगा किसी आशा को। एक ये भी, और उसके अंदर एक ट्रेसिंग भी थी कि जब हम सर्वे कर रहे थे या वो ऐप डाउनलोड होने के बाद उसमें जो उसकी लोकेशन है वो हर वक्त जो है शो हो रही थी। तो वो उसमें ये भी तर्क था कि जब ये सर्वे वगैरह आशा करती हैं तो वो जिस समय का वो सर्वे, जिस वक्त का सर्वे, जिस हाउस होल्ड का वो शो कर रही हैं, तो वो चेक कर सकते हैं कि उस वक्त में उस हाउस होल्ड में आशा है कि नहीं है। तो एक तरह की वो ट्रेसिंग और ट्रैकिंग के लिए ही वो ऐप जो है डिपार्टमेंट ने डाउनलोड करवाने की कोशिश की थी हरियाणा में, लेकिन हमने बिल्कुल सिरे से जो है उसको डाउनलोड करने से मना किया और हरियाणा की तमाम आशा वर्कर्स ने एक स्वर में कहा कि आप अपना जो है डिवाइस वापस ले सकते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, हम ऑफलाइन काम करके आपको देंगे, लेकिन हम ये ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे। और अंततः वो जो ऐप है वो डाउनलोड नहीं हुआ, लेकिन कोशिश ऐसी जरूर की गई थी सरकार के माध्यम से। धन्यवाद बहुत बहुत। मेरा दूसरा सवाल सुरेखा जी से है, छत्तीसगढ़ से जो है। मैं उनसे पूछना चाहता, अन्वेषा का सवाल है, ये हमारी सदस्य है अन्वेषा। तो वो पूछना चाहते हैं कि आप मितानिन प्रोटेस्ट के बारे में अगर थोड़ा बता सकें और जो सरकार का रवैया रहा है उस प्रोटेस्ट के तरफ, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता सके तो। सर एक बार सवाल और फिर से बोलिए ना। मितानिन प्रोटेस्ट जो चल रहा है, आंदोलन चल रहा है मितानिन प्रोटेस्ट का छत्तीसगढ़ में, तो उसके रिलेटेड अन्वेषा का सवाल था कि अगर आप उस पर कुछ अपना एक्सपीरियंस बता सके और जो सरकार का रवैया रहा है उस आंदोलन की तरफ, उसके बारे में बता सके तो। हाँ, अभी हुआ था, मतलब आंदोलन किए थे, हड़ताल में बैठे थे हम लोग, 2 गुटों में बढ़ गए थे, जिसमें हम लोग कुछ छत्तीसगढ़ से केवल मितानिन नहीं थी जो आंदोलन में थे। हम लोग 7 दिनों का आंदोलन में थे, 31 अप्रैल से था जो 7 दिनों का तक चला वो। और बाकी छत्तीसगढ़ के पूरा जो ग्रामीण शहरी जो भी मितानिन थे उन लोग 2 गुटों में बना था। इसी कारण एक गुट का तो 1 महीने तक चला और बाकी हमारे जो शहरी मितानिन था वो केवल 7 दिनों तक था। जो हमारी मांगे थे 10 सूत्री मांगों को लेकर के, तो वह स्वास्थ्य मंत्री ने हमें आश्वासन दे दिया कि ये आप लोग का मतलब जायज है जो भी आप मांग रखे हो, क्योंकि आप स्वयं से अपनी इच्छा अनुसार जो भी मांग रखना चाहो तो वो रख सकते हो। और जो ACMT और एरिया कोऑर्डिनेटर वाला जो मांग था, तो उसमें हमें ये लगा कि भाई हम मिताइन है तो हमारा स्वयं का भी मांग होना चाहिए। हमें तो हमारे ट्रेनर ने लोगों ने तो हमको यही सिखाया है कि आप पारा स्तर में जो भी काम करते हो, जो भी समस्या होता है, तो वो आप स्वयं जानते हो, तो वहां पर जो भी समस्या होता है उसके लिए आप ही कदम उठा सकते हो। हमारे ट्रेनर लोगों ने ही हमको ये सिखाया था। उसके लिए हम स्वयं से अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए आंदोलन में भाग लिए थे, जहाँ है ना। तो उसके लिए स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन तो दिया है कि जितना हो सके हम लोग वो काम को, आप लोग का जो भी मांग है उसको पूरा करेंगे ही करके। और तो कुछ नहीं सर, बताइए। धन्यवाद। एक और सवाल था, वो आप सबसे सवाल है, आप तीनों से सवाल है ये कि जो आपके वेरिफिकेशन एक्सरसाइज के बारे में आप तीनों ने बताया कि आप जब काम करके देते हैं तो उसके बाद वेरिफिकेशन होता है आपके काम का, तो उसके लिए अगर आप बता सके कितना मतलब कितना
रिसोर्सेज वगैरह आपके बजट से जाता है या फिर मतलब सरकारी बजट से जाता है उसके लिए, या फिर उसका आपको प्रावधान है? तो हाँ, और ये वेरिफिकेशन जो हो रही है ये कौन कर रहा है, उनको कितना पैसा मिल रहा है, और इससे क्या आपका पैसा और कम कर दिया गया है, या अगर वेरिफिकेशन में वो पाते हैं कि उनको लगता है कि आपने काम नहीं किया तो फिर वो क्या आपको किसी तरीके से कोई दंड दिया जाता है, ऐसा कुछ? वेरिफिकेशन में मैम कि हम जैसे कोई भी केस ले जा रहे हैं या जांच करा रहे हैं, है ना, तो वहां पर जांच तो करा ही रहे हैं, उस समय तो हमको ये नहीं पूछा जाता पूरा 1 महीने तक कि आपने कौन कौन सा काम किया। जहाँ एक दिन जब दावा पत्र देने का समय रहता है, उसी दिन अगर हमारा बताया मतलब 3 से 4 या 5,000 अगर बनता है दावा पत्र में प्रोत्साहन राशि, उसके लिए कोई वेरिफिकेशन नहीं होता। अगर मान लो 3-4 डिलीवरी हो गया, है ना, वो भी सरकारी में ही होता है, और उसके लिए हमको पूछा जाता है कि कहाँ-कहाँ हुआ डिलीवरी करके, और बताते हैं कि सरकारी में हुआ है तो उनके घर ले जाओ। मतलब हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं, और उसके पहले भी हमारे मतलब होम विजिट किए हैं। हमारे जो सीनियर लोग होम विजिट किए, आज भी हमको उस दायरे में, सबके दायरे में रखना क्या उचित है क्या? कि हम अपना काम को क्या हम अच्छे से नहीं कर रहे हैं? तो हम अच्छा से नहीं कर रहे हैं तो हमारे से ही क्यों रिपोर्टिंग माँगा जाता है? क्यों तत्काल उन लोग, हमारे सीनियर लोग मीटिंग में रहते हैं, हर रिपोर्टिंग हमसे क्यों तत्काल माँगा जाता है? कोई भी जिसका कोई समय नहीं रहता है, दोपहर, हाफ डे, इवनिंग, कोई भी समय, तो रिपोर्टिंग जब हमें हमारे काम से उन लोग को वेरिफिकेशन करने के लिए उन लोग जाते हैं, तो उनके रिपोर्टिंग देने के लिए हमें हमसे क्यों रिपोर्टिंग के लिए वो मतलब पूछा जाता है कि ये डेट, ये मतलब कोई भी व्यक्ति इस डेट में कैसे मृत्यु हुआ, कारण क्या था, या ये गर्भवती के क्या साथ क्या-क्या समस्या हुई, बताते तो हम ही लोग हैं क्या? जब उस चीज़ को फिर भी उसकी उस चीज़ के लिए हमें ही क्यों दायरे में खड़ा कर दिया जाता है? क्यों हमें सवाल-जवाब के दायरे में खड़ा कर दिया जाता है? यहाँ तक कि हितग्राही को घर भी हम लोग ले जाते हैं। हितग्राही लोग भी, उन लोग को बोला जाता है कि दीदी लोग आ करके जो भी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी जानकारी रहती है और पूरा दिया जाता है। फिर भी आज भी हमारे साथ वो चीज़ होता है, तो ये जायज़ है कि नहीं, वो मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से। हाँ जी, सर इसमें थोड़ा मैं रखना चाहूंगी बात है। वेरिफिकेशन की अगर बात करें तो वेरिफिकेशन में जो भी जितना भी हम काम करते हैं उसकी बिल्कुल वेरिफिकेशन होती है, क्योंकि जैसे सुरेखा जी ने बताया कि हम इतने 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 साल से काम कर रहे हैं, हमने हमारे जो एरिया में जिस एरिया में काम कर रहे हैं उनका हमने बिल्कुल विश्वास जगाया है उनके अंदर है। लेकिन जो अधिकारी हैं ऊपर हमारे ऊपर, जैसे हरियाणा में अगर बात करें तो हमारे ऊपर होता है ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर, फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, एनएम है, मेडिकल ऑफिसर, एसएमओ, पता नहीं कितने लोग हमारे जो रिपोर्टिंग करते हैं हम महीने वाले दिन है उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, फिर अकाउंटेंट, तब जाके वो पैसा डाला जाता है। और इससे भी उनका मन नहीं भरता, ये मोबाइल से वो फोटो तक मंगवाते हैं। इसका मतलब है हमें आज भी शक के दायरे से देखा जाता है। दूसरी बात, अगर सरकारी रजिस्टरों की हम बात करें तो हरियाणा सरकार ने 2016 के बाद आज 2022 में हम बैठे, हमें कोई भी सरकारी रजिस्टर नहीं दिया जाता। उसके बावजूद भी ऊपर से स्टेट से अधिकारी आते हैं और आके वो कहते हैं कि हम आपका ऑडिट करेंगे, आपका रजिस्टर चेक करेंगे, आपका काम चेक करेंगे, उसमें थोड़ी सी भी अगर खामी पाई जाती है तो पीछे के पैसों की रिकवरी तक कर लेते हैं। यहाँ तक मतलब हमारे साथ वो कर रहे हैं, लेकिन हम यूनियन के माध्यम से फिर उसका विरोध भी करते हैं। पीछे हमने देखा जिला चरखी दादरी की अगर बात करें तो ऑडिट करने के लिए है, जैसे जेएसवाई जननी सुरक्षा योजना के तहत जो शेड्यूल कास्ट और बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको जेएसवाई का पैसा मिलता है डिलीवरी का। तो जितने भी उसके अंदर डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आशा वर्कर पूरे करके लगाती है। उसके बावजूद 2-2, 3-3 साल तक सरकार उनके खाते में पैसे नहीं डालती। जब उनके खाते में पैसे नहीं आते तो आशा वर्कर को उनका सामना करना पड़ता है बेनिफिशियरी का, कि बहन जी आप हमसे कागज लेके गए थे, हमारे खाते में पैसे नहीं आए, क्यों नहीं आए, आप हमें जवाब दो। तो उनका सामना आशा वर्कर को करना पड़ता है। और जब अधिकारी ऊपर से आते हैं ऑडिट के लिए, वो कहते हैं कि जेएसवाई का ऑडिट करवाओ, वो पीएचसी सीएचसी पे बैठ के ऑडिट करना चाहते हैं कि अपना रिकॉर्ड लेके आओ, अभी तक वो पैसा क्यों नहीं मिला। तो एक बार दादरी के अंदर ये हुआ, स्टेट हेडक्वार्टर से टीम आई, उन्होंने समस्त आशा वर्कर को, एक सीएचसी पड़ती है हमारी, वहां बुलाया। हमने बिल्कुल मना कर दिया कि कोई भी वहां सीएचसी पे नहीं जाएगी। अगर उनको ऑडिट करना है तो जो जेएसवाई का एरिया है वहां उन अधिकारियों को लेके जाओ। वो एसी में गाड़ी में बैठ के आते हैं, एसी में बैठ के वो ऑडिट करते हैं। ग्राउंड पे हम घूमते हैं, उनको उस एरिया के अंदर ले जाके छोड़ दो जहां दिन रात हमें सुनने को मिलता है कि 2-2, 3-3 साल तक पैसा क्यों नहीं आया।
उनको एरिया में लेके जाइए, वहां वो ऑडिट कर सकते हैं। हमारा काम बिल्कुल पाक साक है, पूरी ईमानदारी से हम काम करते हैं। जब उन्होंने ये आवाज उठाई, उन्होंने ये बोला कि हमारी कोई आशा वर्कर नहीं आएगी, अगर सर आपको ऑडिट करना है तो आप एरिया में आइए। एक भी अधिकारी की हिम्मत नहीं हुई कि उस JSY के जो बेनिफिशियरी थे उनका सामना कर सके, कोई भी अधिकारी नहीं आया। उन्होंने ये बोला ठीक है मैडम, हम तो वैसे ही वो कागज कार्रवाई में ऑडिट करके वापिस चले गए। तो अगर हमारी यूनिटी ना हो, हमारी यूनियन ना हो, तो और भी ज्यादा हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये तो यूनियन हमारी बनी हुई है, हम एकता के सूत्र में बंध के इनका सामना सामना कर रहे हैं। नहीं तो आज इतना बुरा हाल है, आशा वर्कर को तो बिल्कुल ऐसे तबके के ऊपर बैठा के छोड़ दिया कि कोई भी राष्ट्रीय प्रोग्राम आता है, कोई भी प्रोग्राम आता है, वो ला करके आशा वर्कर के ऊपर छोड़ दिया जाता है। और इससे भी अगर कोई स्कूल का, ब्लॉक का कोई भी अगर ऑडिट आता है, DC ऑफिस तक के आकर के आशा वर्कर के ऊपर लाके छोड़ देते कि आशा वर्कर ये काम करेगी। अगर पंचायत का भी कोई काम होता था, आशा वर्कर ये काम करेगी। आंगनबाड़ी वर्कर से संबंधित भी अगर कोई काम आता तो आशा वर्कर ये काम करेगी। यानी कि आशा वर्कर के ऊपर इतना प्रेशर है, आज मानसिक संतुलन तक हो चुकी है आशा वर्कर, इतना बुरा हाल इन्होंने कर रखा है। और उसके बदले में मात्र ये 4,000 रुपए सैलरी हमें दी जाती है। तो ये भी हम आपकी नॉलेज में डालना चाहेंगे कि काम का पैसा दिया जाता है, काम के पैसे के लिए डिमोरलाइज किया जाता है, इतना प्रेशराइज किया जाता है। हर किसी का शोषण का शिकार आशा वर्कर आज हो रही है। ऊपर SMO से लेकर मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, पता नहीं कितने हमारे ऊपर सीनियर अधिकारी हैं जो हमें दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी यूनियन की वजह से थोड़ा हम उनका सामना कर रहे हैं। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम उनकी शोषण का शिकार ना हो। और बाकी तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। आप धन्यवाद जी। धन्यवाद कमलेश जी। बस ये पूछना था कि बाकी जितने भी अगर कोई आखिरी सवाल हो, वरना हम सेशन बंद कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम काफी टाइम से सेशन चल रहा है, आप लोगों को भी बाकी और काम होंगे। और आप इतने टाइम से आप हमें इतना सब कुछ बताए हैं और इतना अच्छे तरीके से आपने सारे सवाल जवाब भी किए हैं। तो एक लास्ट बार पूछना चाहते थे, अगर किसी को कोई और क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या अपना हाथ रेज कर सकते हैं। ओके, तो धन्यवाद देना चाहूंगी सबको। सबसे पहले तो कि आपने हमारे साथ इतना बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरे 2-3 सवाल हैं, पर वो मैं शायद बाद में पूछती हूँ। अभी हमारा जो सेशन है, हेल्थ का जो कॉन्फ्रेंस है, वो अभी भी चलेगा, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। पर इसके नेक्स्ट जो सेशन है वो सितंबर के महीने में होंगे। तो अभी जुलाई के महीने का ये लास्ट सेशन था। और इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी हम बाकी सेशंस की रिकॉर्डिंग की तरह यूट्यूब पर डाल देंगे, और फिर वो मैं हमारे स्पीकर्स के साथ भी शेयर कर सकती हूँ। धन्यवाद। किसी को कुछ लास्ट पॉइंट बंद करने से पहले? ठीक है, धन्यवाद सुरेखा जी और कमलेश जी। धन्यवाद, वापस हमारे साथ आप आके जुड़े और इतना कुछ आपने हमें बताया। और फिर से सबको ईद मुबारक। ठीक है।